everyone, welcome to the session. Today we are doing odd one out और आज के जो सेशन है ये एपिसोड 1 है. ऐसे टोटल 5 एपिसोड्स होने वाले हैं जिसमें मैं आपको ऑड वन आउट के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाली हूँ. हम लोग कैट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑड वन आउट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, समरी, पैरा कंप्लीशन, वर्बल सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो 9:30 PM इस टाइम पे डेली सॉल्व करते हैं. राइट जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता है, जो लोग रेगुलर नहीं है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए. कमिंग टू द पॉइंट नाउ, राइट कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको साथ में खुद से क्या चीज़ें करनी है. सो आप एक ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, आप उसको भी ज्वाइन कर लो सो दैट आपको इससे रिलेटेड क्विजेज, प्रैक्टिस शीट्स, राइट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम ग्रुप में शेयर करते हैं, वहाँ से आपको मिल जाए. एंड एट द सेम टाइम एनी वन हु इज़ फाइंडिंग ऑड वन आउट डिफिकल्ट शुड लिसन टू दीज ट्रिक्स एंड टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड देन सी अब आपको कहाँ डाउट आ रहा है, अब भी कहाँ पे आप अटक रहे हो, वेयर एग्जैक्टली आर यू फेसिंग द challenges, and then write down in the comment below so that we can help you specifically. As I said, this is episode 1. There's going to be total 5 episodes, so in this entire week we are going to do odd one out और फिर नेक्स्ट वीक में हम टॉपिक चेंज करेंगे. तो जनरली हम एक टॉपिक के 4 से 5-6 एपिसोड्स रखते हैं एंड देन एवरी वीक वी कीप ऑन चेंजिंग द वर्बल टॉपिक्स फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू पैरा जंबल्स टू समरी टू ऑड वन आउट टू पैरा कंप्लीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ today's session. What is the importance of weightage of odd one out in CAT exam? Not just in CAT exam actually, apart from CAT exam, odd one out also comes in other management exams. So it is desirable or it is essential for you to practice these questions. बहुत लोग बोलते हैं कि पर इसका CAT में weightage कम है compared to reading comprehension, right? But reading comprehension टाइम कंज्यूमिंग भी तो है, पूरा पैसेज पढ़ो, 4 क्वेश्चन सही करो, पैसेज पढ़ लिया है तो यू विल वांट टू सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चन, है ना. पैसेज पढ़ के डू नॉट वांट टू वेस्ट केयर, अब इसमें से 2 ही क्वेश्चन करते हैं. ये जो वर्बल सेक्शन के या वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक पैरा जंबल, ऑड वन आउट, दे टेक जस्ट 2 मिनट्स मैक्सिमम, 1.5 to 2 minutes ऑफ योर्स एंड देन आप इनको सही से सॉल्व कर सकते हो. तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, भले इनका वेटेज कम है पर आप इन पर ध्यान दोगे तो आपके मार्क्स आ सकते हैं. और अल्टीमेटली तो वी हैव टू क्लियर दैट कट ऑफ. वो कौन से कितने क्वेश्चन से हो रहे हैं हमें तो उससे मतलब रखना है, इजंट इट. सो इसका डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वेटेज कम, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ये ईजियर क्वेश्चन है और इसीलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ना. इसका जो रीडिंग जो कैट में जो वेटेज है वो तो एक है ही, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इन अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स ऑल्सो लाइक जैट, सी मैट, CET, इसमें भी आपको ऑड वन आउट आता है. तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस ताकि आपके ओवरऑल आप जो भी एग्जाम्स देने वाले हो कैट के अलावा आपकी प्रैक्टिस हो जाए. राइट ना, हाउ डू वी रियली लाइक फाइंड ऑड वन आउट. तो सबसे पहले तो यू विल बी गिवन 5 सेंटेंसेज, राइट. उसमें आप देखो कि क्या थीम चल रही है, लाइक पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे आपको एक आइडिया लगेगा व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, कॉज एंड इफेक्ट है, कोई टाइम सीक्वेंस है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, कंपेरेटिव कोई इंडिकेटर्स हैं, 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या फिर एक मेन टॉपिक है और उसमें सप्लीमेंट्री आइडियाज़ आर गिवन कि भाई लाइक मेन टॉपिक एंड सब टॉपिक इज देयर. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द थीम, ये इस पर थोड़ा सा फोकस करो. अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़, उससे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 5 sentences you don't know which one is odd one out, but when you're reading it you know okay this is talking about a particular topic जिसमें कि इस यहाँ पे उस चीज़ को और डिस्क्राइब डिटेल में किया जा रहा है. तो हमें नहीं पता ऑड वन आउट क्या है बट बी ए साथ में सेंटेंस या इस पैराग्राफ का पार्ट है. तो इंस्टेड ऑफ 5 sentences व्हेन आई हैव टू चूज एन ऑड वन आउट बिटवीन 3 sentences इट गेट्स ईजियर, है ना. आपको 3 सेंटेंस में मैं ऑड वन आउट बोलूँगी तो आप इजीली चूज कर सकते हो, अगर 5 सेंटेंस बोलूँगी थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो मेक श्योर यू ट्राई टू लाइक सेपरेट आउट 1 पेयर आउट ऑफ 5 sentences और फिर बाकी के सेंटेंस में ऑड वन आउट देखो कौन इस थीम पे, इस टॉपिक पे विद सेंटेंस इज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट और स्टेटिंग एनीथिंग. Now, parajumble and odd one out are quite close topics. दोनों के जो स्किल सेट्स जो आपको चाहिए इम्प्रूव करने के लिए वो काफ़ी क्लोज हैं. और ऑड वन आउट जनरली जो भी आपका आंसर होगा वो जनरली किस बेसिस पे होता है, टेंसेस के बेसिस पे. लाइक 3 sentences प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं और एक फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, तो ये दिस कुड बी अ केस. chronology like majority of the sentence, again tense chronology same thing कि past में है, one thing is in future, so same thing. Tone like
लाइक 3 सेंटेंस आर इन वेरी कैजुअल टोन और एक बहुत ही सीरियस और फॉर्मल टोन है, सो दैट कैन बी लाइक डिफरेंट टोन्स। वही सेम टॉपिक पे शायद चारों सेंटेंस होंगे, बस जस्ट टोन का डिफरेंस हो सकता है, टेंस का डिफरेंस हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक कि ऑड वन आउट जो होगा वो क्लियर कट आपको दिख जाएगा, वो कुछ डिफरेंट टॉपिक पे होगा, नहीं। It will also be on the same theme, same topic. It will be just written differently. It will not logically go with the rest of the lines, rest of the sentences. Then set and subset. Set and subset as in main topic एंड सब टॉपिक, राइट। उसमें आप देखो कि कौन से मैक्सिमम सेंटेंस मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कौन सा डाइग्रेस डाइवर्ट होके सब टॉपिक या कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा है। राइट, स्ट्रक्चर, किस तरह से वो चीज़ स्ट्रक्चर्ड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कॉज, सोल्यूशन, सजेशन, इस तरीके से होगा, किसी और कोई और सीक्वेंस नहीं होगी। तो एक स्ट्रक्चर पे फोकस करो व्हेन यूर रीडिंग, एंड वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ये चीज़ लिखी है तो ये तो जनरली बाद में आनी चाहिए, तो ना पहले आएगी, और वो अरेंज करते करते भी आपको ऑड वन आउट के आंसर्स मिल जाएंगे। देन वॉइस, रिटोरिक, सजेशंस, लास्ट लाइन, डिफरेंट पैराग्राफ, राइट। अगर आपको लगता है कि एक लाइन इसी टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल सी एक आर्टिकल होगा जिसमें से कि ऑथर, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पैराग्राफ्स, सो examiner has picked up 4 lines from these, right, और एक लाइन इधर से पिकअप किया और इनको जंबल करके उसने इधर लिख दिया ABCDE। सो इट्स नॉट लाइक कि ई जो होगा वो डिफरेंट है, वो भी सेम टॉपिक पे है, बट आप सीक्वेंस बनाने जाओगे तो इतना फिट नहीं बैठेगा विद अदर सेंटेंसेस, राइट। सो थोड़े से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे आप एक बार पहले कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश करो पैराजंबल की तरह, 2 सेंटेंस को निकालो इफ़ पॉसिबल, और फिर जब बाकी जो सेंटेंस बचते हैं उसमें आप अपीयरेंस के बेसिस से मत जाओ कि ये सेंटेंस का टॉपिक अलग है, वो कभी नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट मैटर विल ऑलवेज बी वेरी सिमिलर टू अदर सेंटेंसेस, चारों सेंटेंस सेम ही दिख रहे होंगे, इट्स जस्ट दैट द लॉजिक, राइट, लॉजिक और लाइक रीजनिंग वाइज और कुछ डिफरेंट होगा, इन्फॉर्मेशन का टोन, एज आई सेड, टेंस, reasoning, logic, that will be different rather than the topic. So I hope you got some idea of ऑड वन आउट। सो क्विक रिविजन कि हम एक बार जल्दी से सेंटेंस पढ़ लो, एक चेन ऑफ थॉट डेवलप करो कि ठीक है ये है, ये हो रहा है, इस बारे में पैराग्राफ लिख रहा है, ये मेन टॉपिक है, राइट, थीम हमको पता चल गई। अगर आपको इंट्रोडक्टरी या कंक्लूडिंग सेंटेंस मिल रहे हैं कि कोई एक पेयर मिल रहा है कि यार ये 2 साथ में होंगे या ये पहले से स्टार्ट होगा, तो उससे आपके कम सेंटेंस बचते हैं, 4 बचते हैं या 3 बचते हैं, और जब कम बचते हैं तो आपके लिए ऑड वन आउट फाइंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो अगर कोई क्लूज मिलते हैं तो ग्रेट, नहीं तो रीडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो पहला जो अपना क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, हियर आई हैव पिक्ड अप 4 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ, इसको हम कोशिश करते हैं कैसे हम कनेक्ट करें। नाउ इफ़ यू फोकस ऑन द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, एज एवरी लैंग्वेज, as it doesn't look like, if you read the entire sentence it doesn't look like it's an opening sentence. To learn another language we must suspend our habit of, it may be like our opening sentence, this may be. Let's start reading with sentence B. To learn another language we must suspend our habit of glossing over differences. Glossing over मतलब इस चीज़ को ज़्यादा ग्लैमराइज करना या ध्यान देना कि डिफरेंस क्या है। तो अगर मुझे एक न्यू लैंग्वेज सीखनी है, if you want to learn English and I only know Hindi, I don't have to always focus on how English is different from Hindi, because it will distort my understanding of others and of ourselves, right? Of course every language will be different, उसमें जो है जैसे हमको उसको वैसे ही सीखना है, बट क्यों हमें डिफरेंसेस नहीं देखना चाहिए? बिकॉज एक्चुअली इफ़ यू रीड, दिस इज़ द रीज़न, एज एवरी लैंग्वेज, सो एज हम कब बोलते हैं, जब हम रीज़न दे रहे हैं किसी चीज़ का, isn't it? So this is a reason for what, that's what you have to see. हैज़ इवॉल्व इन अ स्पेसिफिक जियो कल्चरल नीच, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे एक पर्टिकुलर कल्चर चल रहा है, हर एक लैंग्वेज हर एक एरिया में इवॉल्व हुई है। सो ऑफकोर्स उसका एक डिफरेंट तरीका होगा बात करने का, वर्ल्ड को परसीव करने का, कोडिफाई करने का, चीज़ों को जो नाम होते हैं, ऑल दीज थिंग्स लाइक विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, right? So BA is clearly a pair. B introduces the topic that when we learn a new language we don't have to focus on differences. And why? Because every language is different, since 2 languages will be evolved into different countries, cultures, etc, etc. Now C and D, which one is closer to this theme? Whatever we have read in B and A, कौन सा सेंटेंस इस थीम से क्लोजर है? तो सी और डी दोनों चीज़ें लर्न कर ले, सीख लेते हैं, आई मीन रीड कर लेते हैं। द वर्क ऑफ लर्निंग न्यू वेज ऑफ टॉकिंग, न्यू साउंड्स, ग्रामर्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स स्ट्रेचेज एंड बिल्ड्स द माइंड, ठीक है? इट टॉक्स अबाउट न्यू वेज ऑफ टॉकिंग,
Therefore, it is not possible to achieve fluency in another language विदाउट लर्निंग इट स्पीकर्स पर्सपेक्टिव. मतलब जब तक आप उनके स्पीकर किस तरीके से बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, वो नहीं सीख लोगे तो एक दूसरी उनकी लैंग्वेज भी नहीं बोल पाओगे आप उस तरीके से, उस ढंग से, राइट. सो इट टॉक्स अबाउट लर्निंग अनदर लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, सो ऑल दीज सेंटेंसेज, तो क्यों वो डिफरेंट होगी, क्यों it will be difficult, all these things. Whereas this talks about new ways of talking. For example, I'm already good at talking in Hindi, and now I just want to like start talking in a different style on my YouTube videos. स्टोरी टेलिंग टेक्निक हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट हो ताकि इंटरेस्टिंग लगे. तो मैं कोई नई लैंग्वेज नहीं सीख रही हूँ, मैं बस उसी लैंग्वेज को शायद नए स्टाइल से बोलने की कोशिश करूँ. सो न्यू वेज ऑफ टॉकिंग, नॉट न्यू लैंग्वेज. सो योर BAD talks about new language, when you learn a new language and not new style of talking, isn't it? So C will be odd one out. Similarly, question number 2, everyone. What is automotive interest? Automotive is related to automobiles. Automobiles matlab cars, gaadiyan. So automotive interests have consciously shaped a vision of the streets as places where cars belong. So they have, एज इन पॉजिटिव बोल रहे हैं कि अब गाड़ियाँ बिलोंग टू रोड्स, कार्स बिलोंग टू स्ट्रीट्स, राइट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि मतलब चलनी चाहिए, अच्छी लग रही है एंड एवरीथिंग, राइट. दे हैव शेप्ड अ विजन जब रोड्स नहीं थे, राइट. और नाउ दे हैव, लाइक बिकॉज अपने पास इतने सारे व्हीकल हैं तो हम रोड्स को, स्ट्रीट्स को इतना इनोवेटिव, नया नया ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट्स देयर इन बी? Indeed, the 21st century's apex predator is the automobile. Apex matlab the biggest or the main, and predator is killer. So 21st century का सबसे बड़ा killer है automobile. मतलब गाड़ियों से ही सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं. That's in simple words, that's what we are trying to say. तो ये तो negative हुआ about cars. पहले में बोल रहे हैं कि cars are shaping the vision of street, है ना, और इसमें बोल रहे हैं कि cars are killing people. Okay. C. A fatal collision. Fatal means deadly, an accident which will lead to death. A deadly collision is an everyday phenomenon, the kind of death it seems that is always expected. So again, this is also negative कि भाई accidents होते ही रहते हैं, हमेशा expected है. Cars prowl the street. Prowls as in going very fast. Growling and revving, ravenous. If I say I'm ravenous, that means I'm very hungry. है ना, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, उस तरह की भूख लग रही है. सो हंग्री. थोड़ी कार इतनी फास्ट जाती है किसी ना किसी को खाने के लिए या मारने के लिए घूम ही रही हो, तो ये भी नेगेटिव है. सो इफ़ यू जस्ट सिंपली सी द टोन, व्हाट वी आर सेइंग दैट 21st century's एपेक्स प्रेडेटर इज़ ऑटोमोबाइल, बिकॉज वो इतनी फास्ट जाती हैं, और क्योंकि इतनी फास्ट जाती हैं एक एक्सीडेंट हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, राइट. BDC फॉर एग्जाम्पल, ऑल दीज आर negative about cars, whereas option A or sentence A is positive, that they have shaped a vision, consciously shaped the vision of the streets as places where cars belong. अगर भाई इतने accidents कर रही हैं तो why do cars belong to streets? सब अपने अपने गराज में अंदर अंदर रखो भाई, बाहर निकलते ही एक्सीडेंट अगर हो सकता है तो, isn't it? So A logically does not fit with the rest of the sentences. So sentence A is odd one out. Now question number 3, students. Expertise is not an isolated event, rather it changes when the social context changes. As in, इस sentence का क्या मतलब है थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ. But however, if you see this in exam, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बाकी के sentence read करके एक आइडिया ले सकते हो, right? So expertise as in if I am an expert in anything, वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये तो सबको पता है, इसमें क्या बताने वाली बात है, नहीं. इट चेंजेस व्हेन दी सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंजेस. सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसे मैं अपने घर पे अपने आप को पढ़ा रही हूँ, हु विल नो. मैं सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को बता रही हूँ, शायद लोग अग्री करें, इजंट इट. तो सोशल कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट दैट. सेकेंडली, मैं अकेले सारे काम कर रही हूँ या मेरी टीम भी है कि नहीं. अगर मेरे को एक सपोर्ट करने के लिए मैंने एक बहुत ही एक्सपर्ट प्रोफेशनल टीम रख रखी है, तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो और इन्हांस होकर दिखेगी, राइट. सो यही सेंटेंस है कि जो एक्सपर्टीज़ है वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है कि आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो सबको पता चलेगा, नहीं. इट डिपेंड्स ऑन दिस सोशल इन्वायरमेंट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, आप कहाँ पे कैसे अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा रहे हो, राइट. दैट. अब इस चीज़ का एग्जाम्पल, अगर आप एक बार चारों सेंटेंस रीड कर लो तो इस चीज़ का जो एक्सपर्टीज़ का एग्जाम्पल है, दैट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट का. एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट
सपोर्टिंग स्टाफ, सो टीम स्पोर्ट्स में, इस टीम स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम, तो उसमें हर क्रिकेट का एक सपोर्टिंग स्टाफ होगा, लाइक फिजिकल थेरेपिस्ट, मैनेजर, ये सारे लोग उस टीम को संभाल रहे होंगे। टीम ऐसे नहीं कि बस वही 11 लोग खेल रहे हैं अपना सब देख रहे हैं, नहीं, कुछ उनकी प्रॉब्लम आती है तो उनके बैक एंड के लिए भी एक टीम है और इसीलिए वो सब अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो अ नेटवर्क ऑफ हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स या स्पोर्ट्स पीपल, तो एक तो ये लोग हो प्लस उनका सपोर्टिंग स्टाफ प्लस दिस, उससे एक रिच सोशल प्लेटफॉर्म, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट मिलता है उनको एक एक्सीलेंट परफॉर्म करने का या प्रोफेशनल एक्सीलेंस का। सो अगेन ऑल दीज आर पॉजिटिव। ये एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कैसे एक्सपर्टीज़ आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, आपके सपोर्टिंग स्टाफ पे, और ये दोनों अगर आप भी अच्छे हो, आप भी एक्सपर्ट हो और आपके पास अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ भी है, तो आपको एक्सीलेंट अपने आप को दिखाने का मौका मिलता है, या इट इज़ ईजियर फॉर यू टू शोकेस योर स्किल्स। Whereas when you read option or sentence B for that matter, even exceptional players who find themselves in a different team, so बहुत ही बेस्ट प्लेयर्स जब एक डिफरेंट टीम में जाते हैं, उनके आईपीएल की टीम फॉर एग्जांपल इमेजिन करो चेंज हो गई है, जिसमें कि दूसरे उतने ही अच्छे प्लेयर्स हैं, तो शायद उनको लगता है कि हम उतना अच्छा, दे फाइंड देमसेल्व्स प्लेइंग बिलो पार, तब वो उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। तो ग्रेट प्लेयर्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले लाइक अबव पार मतलब बहुत अच्छा खेलना, बिलो पार मतलब बिलो एवरेज, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। वेर एज हम बात कर रहे हैं लाइक एक्सपर्टीज़ की, है ना, कि कैसे एक अच्छा प्लेयर को अच्छी सपोर्टिंग स्टाफ मिले तो वो एक एक्सीलेंट, एक अच्छा लाइक परफॉर्म कर सकता है। हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स खराब खेलते हैं तो उससे कैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट उनका चेंज होता है, या कैसे इट इम्पैक्ट्स, ऐसा कुछ, ये कुछ रिलेटेड ही नहीं है टू अदर सेंटेंसेज। सो बी इज़ द odd one out. Now let us take a look at this sentence. Generally in CAT exam you get such kind of sentences, 5 sentences, not 4 actually. Just for your basics I picked up 4. 4 आपको अदर मैनेजमेंट एग्जाम से मिल जाएंगे, पर कैट में आपको 5 ही मिलेंगे, इसलिए जो एपिसोड 2, 3, 4, 5 होगा अभी टिल 5th एपिसोड, मैं उसमें 5 सेंटेंसेज ही लूँगी, बिकॉज राइट नाउ आई वांट टू फोकस ओनली ऑन कैट क्वेश्चंस, और जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, मैं उसमें उसके क्वेश्चंस ऐड करूँगी, तो करवाऊँगी तो मैं सब कुछ, बट कैट की प्लेलिस्ट में ओनली कैट रेलिवेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट 95% विल बी कैट रेलिवेंट क्वेश्चन। जब कोई कॉन्सेप्ट बताना है एक, उसके लिए कोई मैंने कंपेरेटिवली बेसिक क्वेश्चन पिकअप किया, तो वो शायद शायद कैट के PYQ में से ना हो, अदरवाइज कैट के प्लेलिस्ट में 95% क्वेश्चन कैट के लेवल के, कैट पास्ट ईयर क्वेश्चन वैसे ही बताए जाएंगे, ठीक है। Now coming back to the question, so question number 4, एक बार क्विकली रीड कर लो पांचों सेंटेंस, बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अगर रीड करके आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कंपेयर टू मेरे साथ पढ़ोगे तो, राइट। सो पढ़ लो एक बार एंड लेट मी नो द मेन आइडिया, राइट, आपको क्या लगता है। सो मेन आइडिया हियर इन दिस टॉपिक, और मेन टॉपिक, मेन आइडिया बोलो, मेन टॉपिक, मेन थीम बोलो, राइट, एक ही बात है। मेन टॉपिक इज हाउ information data is an intellectual property right, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है और कैसे आपको हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट, प्रॉपर्टी है आपकी और आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए लीगली और हाउएवर। सो इन्फो और डेटा एज इन मैंने कोई नॉवल लिखी, स्टोरी लिखी, पोएम लिखी, तो और कोई कॉपी ना कर ले उसको, राइट, तो उसके लिए मुझे उसको, वो मेरी एक इंटेलेक्चुअल मेरे दिमाग से वो आई और मेरी प्रॉपर्टी, मैं उससे उसको बुक्स को बेच सकती हूँ, राइट, आई कैन अर्न मनी, पर उसे मैं नहीं कर रही हूँ, पर कोई और बेच के पैसा कमा रहा है, तो एक तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी होती है और आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। So first sentence, ये actually comparatively easy question. This is a CAT PYQ students, just I'm telling you, but this is on the easier side. This particular मैं आपको एक quick चीज़ दिखाना चाहती हूँ apart from reading sentence. First sentence talks about कि how we should monopolize and protect our data. या क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, लोग इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट करते, सब कुछ करते, सो यही रीज़न है कि क्यों हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, राइट, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोनोपलाइज होनी चाहिए। मोनोपलाइज कि भाई ये मेरी ही बुक है, आप पढ़ सकते हो बट ये मेरी है, आप इसमें अपना नाम नहीं लिख सकते, राइट। सो बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाती है या कोई दूसरा प्राइस लगा के उसको बेचने लगता है, ये सारे रीजंस वी आर गिविंग कि वाई देयर शुड बी सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एवरीथिंग। Whereas sentence 2, if you read, it talks about 2 types of capitalism, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड मर्चेंट कैपिटलिज्म। डेटा को प्रोटेक्ट करना है, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखने हैं,
It is just not at all related to this. It is only related to capitalism actually. Isn't it a different topic altogether? तो although ये sentence longer है, lengthier है than other question, but ये बहुत easy because इसका topic ही अलग है. It totally. It's not like topic same है but किस तरह से fit नहीं होगा. So कई बार question देख के डरना नहीं है. It may be lengthy, language is hard, but if you just give 2 minutes to it or maybe 1.5 minutes to it, most of the time you will get your answer. Now, question number 5, students. Let's read this. The imaginary world of fiction. Fiction क्या होता है? For example, fiction novel, right? मैं एक story book पढ़ रही हूँ, उसको आप fiction novel बोल सकते हो. So, serve as means to escape the ties and ennui. Ennui is boredom. मतलब जब मैं बोर हो जाती हूँ अपने आसपास की लाइफ से और फिर ये है तो मैं एक बुक खोल के रीड करती हूँ एंड इट हेल्प्स मी एस्केप द रियल वर्ल्ड एंड देन कुछ ऑल्टरनेट रियलिटी उसमें जिसकी भी स्टोरी है जो भी है फिर मैं मेरा ध्यान उधर पे है अपनी रियल लाइफ में नहीं है राइट लाइक दैट ठीक है सो इट टॉक समथिंग अबाउट फिक्शन दैट फिक्शन टेक्स यू टू ऑल्टरनेट रियलिटी टू अनदर वर्ल्ड राइट सम फ्रॉम रियल वर्ल्ड ठीक है नाउ बी रीडिंग फिक्शन ट्रेन्स पीपल इन दिस डोमेन विच डोमेन राइट तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ से एक पेयर बन सकता है हमारा रीडिंग फिक्शन ट्रेन्स पीपल इन दिस डोमेन जस्ट एज रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स अबाउट से जेनेटिक्स और हिस्ट्री बिल्ड एक्सपर्टीज इन दो सब्जेक्ट्स मतलब ये बोले कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो आपको जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उन सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है वैसे ही जब फिक्शन रीड करते हो आप ट्रेन होते हो आप एक्सपर्ट होते हो इस पर्टिकुलर डोमेन व्हाट इज दैट डोमेन एक्चुअली इट इज़ this domain we are talking about ये particular हम right so C B if you read carefully is a pair C बोल रहा है the defining characteristic of fiction जब fiction कोई story पढ़ रहे हो तो is not वो ये नहीं होता कि वो story made up है बनाई हुई है real नहीं है नहीं वो इसलिए लोग इतने interested नहीं होते story पढ़ने में people are so interested in reading fiction or storybooks because these things are about human like beings about their intentions their interactions और जब आप फिक्शन पढ़ते हो तो आपकी ट्रेनिंग लोगों के बारे में होती है आपको लोगों के बारे में बेटर पता चलता है लोग की साइकोलॉजी लोग के इंटेंशन इंटरैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो सी बी इज़ अ पेयर और जब आप सॉलिटरी एक्ट ऑफ होलिंग अप मतलब एब्सोल्युटली बिजी एंड एब्जॉर्ब्ड विद द बुक मैं एक बुक पढ़ रही हूँ मुझे नहीं पता आसपास क्या चल रहा है मैं एब्सोल्युटली एब्जॉर्ब्ड एंड फोकस्ड इन अ पर्टिकुलर बुक तो जब आप अकेले बैठ के एक बुक पढ़ते हो तो इज़ एन एक्सरसाइज इन ह्यूमन इंटरेक्शन तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू ह्यूमन इंटरेक्शन आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो किसी इंसान से बात कर रहे हो उस तरह जब आप जो सीखते हो किसी पर्सन के बारे में उतना ही आप फिक्शन रीड करके सीखते हो सो इफ़ यू रीड C B D ये तीनों बात करें कैसे फिक्शन आपको ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा बताता है उनके इंटेंशंस इंटरैक्शन मतलब रियलिटी में क्या चीज़ें चल रही है वो बताता है वेयर्स ऑप्शन A और सेंटेंस A स्टेट्स that it helps you escape the real world and indulge in alternate reality कि मतलब लोगों के बारे में नहीं बताता है isn't it बाकी बोल रहे कि लोगों के बारे में आप सीखते हो आपकी एक्सपर्टीज इस डोमेन में बढ़ती है जब आप रीड कर रहे होते हो बुक तो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा सेम एक्सपीरियंस होता है राइट सो A विल बी द ऑड वन आउट आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन एक आइडिया लगा होगा हाउ टू अप्रोच odd one out questions ऐसा नहीं है as I said before also कि that you will get 5 sentences और 4 sentences for example और एक बिल्कुल ही अलग दिख रहा होगा like हमने पिछला question solve किया तो बाकी सब सेम होंगे नहीं मोस्टली इंफॉर्मेशन वाइज मेन थीम या टॉपिक वाइज 5 सेंटेंस एक ही टॉपिक पे बात कर रहे होंगे बट जब आप रीड कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये दीज 3 आर मच मोर क्लोजर टू दी अदर टू द 4th वन और टू द 5th वन राइट वो आपको रीड करके ही पता चलेगा सो इफ़ यू सी इसमें पैराजंबल की भी स्किल थोड़ी चाहिए अगर मैं अरेंज कर सकती हूँ कि C B साथ में एंड एवरीथिंग मैंने अरेंज कर दिया तो बाकी के 2 या 3 सेंटेंस में ऑड वन आउट फाइंड करना स्टिल ईजी है 5 सेंटेंस में डायरेक्टली ऑड वन आउट ढूंढने निकलोगे तो मोस्टली गलत ही होगा सो मेक श्योर आप पहले सब कुछ रीड कर लो आपका फर्स्ट मिनट जाना चाहिए इन रीडिंग ऑल द 5 सेंटेंसेस कि भाई क्या क्या चल रहा है क्या मेन टॉपिक चल रहा है सेकंड होना चाहिए 2 सेंटेंस निकाल दो कि ये दोनों एक पेयर है इसको निकाल दिया बच्चे 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो कैट या अदर मैनेजमेंट एग्जाम अब उन 2 में से या 3 में से आप देखो कौन सा एक इधर को ला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल A B C D में से आई नो C D इज़ अ पेयर मेरे पास बचा ABE अब देखो कि इसकी जो भी स्टोरी या थीम चल रही थी इधर पे विच वन इज मच मोर क्लोजर एंड कम हियर से A कैन कम हियर तो इस तरह से आपके लिए और ईजी हो जाएगा ठीक है कि अब इन दोनों में से कौन सा इस पर्टिकुलर स्टोरी लॉजिक मेन टॉपिक पे ज़्यादा सेट बैठेगा उस
तीन CTA के साथ में B या E, राइट, एंड वेयर एट द एंड या एट द स्टार्ट, लाइक दैट. सो हमेशा दो पहले निकाल लो, बाकी के सेंटेंस कम होंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू. दिस इज एपिसोड 2 ऑफ ऑड वन आउट क्वेश्चन. सो पहले हम एक बार स्ट्रैटेजी रिवाइज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. देखो, स्ट्रैटेजीज जो हमने कल के सेशन में एपिसोड 1 में क्या डिस्कस किया था कि एक तो हमें सबसे पहले देखो 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, राइट, दे विल बी जम्बल्ड और उसमें कोई एक ऑड वन आउट होगा फॉर एग्जाम्पल. तो अगर थोड़ा हम रीअरेंज कर सकते हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू फाइंड ऑड वन आउट. मोस्टली ज़रूरत नहीं है, बट समटाइम्स you're confused that all 5 sentences are talking about same thing. How do I choose the correct answer? In that case, these things help. So try to see if you have थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लो पैराजम्बल की, जो विदाउट ऑप्शन टीटा क्वेश्चन थे वो आपको ऑड वन आउट में हेल्प करते हैं. देन ऑलवेज ट्राई टू गो जनरल टू स्पेसिफिक. जब आप सीक्वेंस बना रहे हो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट होगा, उससे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उस तरह से आप 2 सेंटेंस निकाल लो, राइट. कल हमने ये सीखा है कि 2 सेंटेंस आप निकाल लोगे, 3 बचेगा, 3 में से फिर ऑड वन आउट फाइंड करना ईजी हो जाएगा. जनरली लास्ट सेंटेंस ऑफ द सीक्वेंस, अगर मुझे लग रहा है कि ABCD में सब कुछ फिट बैठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल BCDE BA, तो A भी जा रहा है बट A शुड कम एट दी एंड, तो देन दैट बिकम्स द आंसर ऑफ ऑड वन आउट क्वेश्चन. आप इस तरह से भी चूज कर सकते हो. देन यू कैन सी टोन, किस सेंटेंस का टोन थोड़ा अलग है, या लग रहा है कि इसी टॉपिक पे है, इट्स पार्ट ऑफ द सेम पैसेज, सेम आर्टिकल, बट नॉट ऑन द सेम पैराग्राफ, राइट. एक आर्टिकल में से ऑथर ने फर्स्ट पैराग्राफ में से 4 लाइन्स ली हैं एंड लास्ट पैराग्राफ में से 1 लाइन ली है, तो वो उस टॉपिक पे ही होगा बट एग्जैक्टली फिट नहीं होगा. सो वैसे आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी की बाकी सब सेंटेंस पास्ट में है, एक फ्यूचर में है, सो दैट कैन बी ऑड वन आउट. एंड टॉपिक सब टॉपिक की ज़्यादातर कि कौन से सेंटेंसेस मेन टॉपिक की बात करें, कौन सा टॉपिक थोड़ा डेविएट हो रहा है या मेन टॉपिक नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू सॉल्व ऑड वन आउट क्वेश्चन. और डायरेक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना है, राइट. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑड वन आउट कैट पास्ट ईयर क्वेश्चंस. इससे आपको पता चला कैट में आपको कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है. तो व्हेन यू स्टार्ट यू कैन गिव 1.5 to 2 minutes पर क्वेश्चन. तो जब मैं 1.5 to 2 minutes बोल रही हूँ तो फर्स्ट 1 minute तो एटलीस्ट आप पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो और समझ लो, राइट. रीड ऑल 5 सेंटेंस केयरफुली. नो नीड टू बी इन अ हरी और एंग्जाइटी कि मुझे फर्स्ट 30 seconds में आंसर फाइंड कर लेना है, ऐसा मत करो, ठीक है. ठीक है. नाउ लेट अस रीड. इन मेनी केसेस, देखो यहाँ पे क्या, टाइम इनकन्सिस्टेंसी इज व्हाट प्रिवेंट्स आर गोइंग फ्रॉम इंटेंशन टू एक्शन. टाइम इनकन्सिस्टेंसी इज इन टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. आज जो चीज़ें मैं दिन में कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम पे, कल कुछ और काम आ गया तो मुझे लग रहा है कि आई हैव टू शिफ्ट टू आफ्टरनून. अब आफ्टरनून कुछ आ गया तो मैंने कल वो काम छोड़ दिया, फिर परसों. तो इस वजह से भी कई बार हमारा इंटेंशन तो कुछ होता है बट हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. नाउ रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज इफ़ यू see it talks about immunization or immune or something, right, similar to that. So maybe हम immunization explain करना चाह रहे हैं through this. So ये बहुत ही जनरल एक सेंटेंस है कि टाइम की वजह से हम कुछ अपने इंटेंशंस को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, तो स्पेसिफिक मतलब एग्जाम्पल, एक जनरल टू स्पेसिफिक हम जा रहे हैं, राइट. कि फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इम्यूनाइजेशन, हाउएवर इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट टाइम इनकन्सिस्टेंसी बाय इट सेल्फ वुड बी सफिशिएंट टू मेक पीपल. मतलब पर इस केस में अगर देखें तो ये थोड़ा हार्ड टू बिलीव है कि कैसे टाइम, फॉर एग्जांपल आज किसी पेरेंट को टाइम नहीं मिला अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन, राइट, जो बचपन में हमें इंजेक्शंस लगते हैं पोलियो HPV ये सब चीज़ों के, तो उसके टाइम मिला तो वो कल जाएगा ना. द पेरेंट कैन नॉट परमानेंटली पोस्टपोन बिकॉज आज 1 या 2 दिन टाइम नहीं मिला है. सो पेरेंट जनरली कैन नॉट पोस्टपोन द डिसीजन इफ दे वर फुली कॉग्निजेंट. उनको पता है कि बेनिफिट्स हैं, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो वी आर ट्राइंग टू से हाउ कई बार टाइम ऊपर नीचे होने की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, बट इम्यूनाइजेशन में ऐसी चीज़ हम नहीं बोल सकते, राइट. सो फॉर पीपल टू, अब देखो यहाँ पे पोस्टपोन की बात हो रही है. सो अगर कोई कंटिन्यूसली पोस्टपोन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग द चाइल्ड इम्यूनाइज, दे वुड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली फूल्ड बाय द, वो खुद ही शायद अपने आप को गलत रीज़न दे रहे हैं, राइट. इफ दे आर नॉट गेटिंग द चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड then there must be some wrong reasons in their mind is what we are saying. So very clearly when we read सारे sentences 1 3 2 becomes 1 3 2
becomes a sequence. Now 4 या 5 दोनों रीड कर लेते हैं. In most cases even a small cost of immunization was large enough to discourage. तो इस कॉस्ट की वजह से भी लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि मतलब शायद इनको लोगों को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती वो चीज़. सो बिकॉज ऑफ कॉस्ट पीपल डू नॉट वांट टू like go for immunization. Okay, not only do they have to think, they prefer to spend. देखो 2 में जो लिखा है कि दे हैव टू बी फूल्ड बाय देमसेल्व्स, उनको कुछ ऐसे रीजंस देने पड़ेंगे. वो 2 के जो किस तरह के वो रीजंस लोग अपने आप को देते हैं कि मे बी दे प्रेफर टू स्पेंड टाइम गोइंग टू द कैंप नेक्स्ट मंथ rather than today, right? आज इम्यूनाइजेशन लेने जाओ, सच्चा तो कैंप चले जाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, राइट? या दे ऑल्सो हैव टू बिलीव दैट दे विल इंडीड गो नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, क्या ये हो रहा है ना, नेक्स्ट मंथ इंजेक्शन लग जाएगा, इम्यूनाइजेशन हो जाएगा. तो दे मस्ट बी गिविंग दीज रीजन. सो 5 इज डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ 2, लाइक वो रीजंस दे रहा है 5 क्यों लोग भाई इतना डिले या पोस्टपोन करते हैं. ये दोनों पोस्टपोन की करने की बात कर रहे हैं. और टाइम इनकन्सिस्टेंसी या टाइम मिसमैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स की वजह से ये हम जनरली बोल रहे हैं कौन से एक्शन लोग नहीं ले पाते. फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन. तो यहाँ पे हम बात करें कैसे, बाकी सब सेंटेंस में हम बात करें कैसे टाइम नहीं होने की वजह से पीपल डोंट टेक द चिल्ड्रन फॉर इम्यूनाइजेशन. वैसे ये बोल रहे हैं कॉस्ट की वजह से नहीं ले जाते. बाकी सब जो सेंटेंस हैं वो बोल रहे हैं टाइम की वजह से. टाइम इज़ द बैरियर और प्रॉब्लम. सी सेज कॉस्ट इज़ द बैरियर और प्रॉब्लम, राइट? सो ये अलग टॉपिक है. मे बी इम्यूनाइजेशन रिलेटेड है तो सेम पैसेज का डिफरेंट पैराग्राफ में, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट अभी इनके साथ लॉजिकली फिट नहीं हो रहा है, राइट? सो 4 इज़ अ ऑड वन आउट. नाउ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल इज दस नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट होता है कि कैसे, जस्ट इमेजिन करो, व्हाट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ रिवर. रिवर के आसपास घर हैं, राइट? ये सब ऐसे लोगों ने घर बना रखे हैं कॉर्नर में. एंड क्योंकि सॉइल इरोड होते चली जा रही है, राइट, तो घर फॉर सम रीज़न, और ये रिवर है यहाँ पे, यहाँ तक मतलब बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं घर अब रिवर के पास आते चले जा रहे हैं, राइट? धीरे पर इतना धीरे हो रहा है तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड कि अरे इरोजन हो गया एंड एवरीथिंग, ठीक है. ना सेकेंड, अ फैक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल इज अ शिफ्टिंग कोर्स ऑफ द गैंगस. तो क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? शिफ्टिंग कोर्स ऑफ गैंगस लीडिंग टू इरोजन ऑफ द रिवर बैंक्स. कि बैंक्स इरोड हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, और जो भी हाउसेज हैं उनके पास वाटर फ्लो होते चले जा रहा है, राइट? तो ये एक रीज़न है. सो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका एक रीज़न लिखा है. द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट बंगाल मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी, ठीक है. सिंस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इरोजन इज वेल स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट रिमेन्स इनविजिबल. तो अब देखो 4 and 1 आर एक्चुअली, इफ़ यू सी केयरफुली, आर अ पेयर. हम बोले क्योंकि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे होता है. ऐसा नहीं कि भाई आज हमने कोई घर बनाया और कल रिवर बिल्कुल पास से निकल रही है. वो बहुत धीरे धीरे होगा, इन ईयर्स, लाइक 10 years, 20-30 years, धीरे धीरे वो सॉइल इरोड होगी एंड दैट रिवर विल कम नियर आवर हाउस. सो इट रिमेन्स इनविजिबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उस वजह से हम बोले कि इट लुक्स वेरी इनसिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. इतना बड़ा कुछ दिखता नहीं है. तो 4-1 तो एक पेयर हो ही गया है फॉर श्योर, करेक्ट. और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? सो द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू स्टार्ट विथ 3 एक्चुअली. जनरली हम बोलेंगे नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग केस. तो ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. इंटरेस्टिंग केस स्टडी क्या है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है इरोजन की इनविजिबल होता है तो दिखता नहीं है, बट रीज़न ये होता है कि इरोजन हो रहा है, राइट? ऑल दीज. सो ये 4, 1 और 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि कैसे इरोजन की वजह से, हाउ बिकॉज ऑफ इरोजन डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, राइट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड, और कैसे लोगों के घर रिवर के पास आ रहे हैं या रिवर लोगों के घर के पास जा रहा है. ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? बहुत ही डिफरेंट कुछ बोल रहा है. मे बी डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, पर अगर समझोगे इसको, रैपिड डिस्प्लेसमेंट वुड हैव हेल्प्ड सेंसिटाइज द पब्लिक टू इट्स ह्यूमन कॉस्ट. मतलब अगर फास्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कल आपने घर बनाया और आज ही जो रिवर 1 किलोमीटर दूर थी आपके घर से, वो आज ही पास में आ गई है बिल्कुल 2 मीटर पे, तो आपको फिर सेंस आती है कि क्या ह्यूमन कॉस्ट हो सकती है कहीं पे भी घर बनाने की एंड एवरीथिंग. नहीं, तो ये तो एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से, इजंट इट? सो दिस कांट बी द आंसर. बाकी जगह पे हम बोल रहे हैं क्यों डिस्प्लेसमेंट है, क्या रीज़न है एंड एवरीथिंग, और बहुत स्लो होता है, फास्ट क्यों होगा. सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. Question number 3 everyone. As India looks to increase the number of cities,
Our urban planning must factor in potential natural disasters and work out contingencies in advance. मतलब जितने हम फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट पे सिटीज़ बनाने के लिए, साथ साथ में हमें जो पोटेंशियल देखो जो आ सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स और उनकी कंटिजेंसी, एज इन अगर आया तो उस सिचुएशन उस इमरजेंसी को कैसे वर्कआउट करें, कैसे फिगर आउट करेंगे, वो हमें एडवांस में साथ में प्लान करना है व्हेन वी आर प्लानिंग सिटीज़. अथॉरिटीज़ मस्ट रिवाइज डेटा एंड अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी सिटीज़ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरल कैलमिटीज़, राइट. देखो मिटिगेशन प्लान्स इवन इफ द लोकल एरिया हैजंट बीन विजिटेड, हैज़ नॉट बीन विजिटेड बाय नेचुरल, अभी अगर कुछ आया नहीं है फिर भी हमें रेडी रहना है. सो 1 and 2 बोथ आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी शुड बी रेडी फॉर अ नेचुरल डिजास्टर. वी नीड टू प्लान इन एडवांस फॉर दैट. फोर्थ एक बार रीड कर लेते. देयर इज नो डिनाइंग दैट द फैक्ट आर बेसलाइन नॉर्मल वेदर, कि हमारा नॉर्मल वेदर चेंज हो रहा है एंड देर आर चांसेस कि आगे वेदर खराब हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं. इट इज़ नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ वेदर. और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, वेदर विल बी हिट बाय नेचर्स फ्यूरी, बट व्हेन मतलब इट मे बी 3 years 5 years 10 years, बट होगा तो ज़रूर जिस तरह से अपना वेदर चेंज हो रहा है. सो ऑल दीज सेंटेंसेज आर सेइंग दैट वेदर आएगा, खराब वेदर होगा, नेचुरल कैलेमिटीज will come after a few years. It's not already happening. Whereas if you read 3, it says it's already happening. Extreme temperature, droughts, forest fires have more than doubled since 1980. अभी हो रहे हैं, already double हो रहे हैं. Others are saying that they hasn't been visited yet. We need to just plan in advance, isn't it? अगर अभी नहीं है but कब आएगा, मतलब it has not come yet is what we are saying. Whereas in third we are saying that it's already happening. It is already happening. तो इसका टेंस अलग है, बाकी टेंस अलग है कि इट विल हैपन इन फ्यूचर, बाकी फ्यूचर पे बात कर रहे हैं. एंड ऑप्शन सी टॉक्स इन प्रेजेंट टेंस कि ये तो डबल हो गया, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, इजंट इट. सो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. सो फॉर दैट रीजन, सो अगेन ये इस पैराग्राफ में फिट नहीं होगा. सो थर्ड विल बी योर ऑड वन आउट. Now, next question everyone. People who study children's language spend a lot of time watching how babies react to the speech they hear around them. So, देखो people who study children's language, देखो children की क्या language होती है. If you read rest of the sentence, here we are talking about babies, right? How babies react, how. So we are not talking about 5-year-old children, we are talking about here 6-month-old baby for example. अब 6-month baby की क्या लैंग्वेज होगी, मतलब when they are hungry वो एक तरीके से रोएंगे, when they want to go to toilet वो एक तरीके से रोएंगे. that is the language we are talking about here. हम वो the way we use words, vocabulary, वो वाली लैंग्वेज हम बात नहीं कर रहे हैं. सो पीपल हु स्टडी चिल्ड्रंस लैंग्वेज स्पेंड, जो लोग इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बच्चों की लैंग्वेज वगैरह समझते हैं कि ये इस तरह से एक्सप्रेशन है, मतलब भूख लगी है, इस तरह से एक्सप्रेशन है, मतलब टॉयलेट जाना है, क्या है. सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग हाउ बेबीज रिएक्ट टू द स्पीच दे हियर अराउंड. तो वो कैसे शुरू करते हैं, हाउ डू दे लर्न, कि वो बेबीज जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं टू द स्पीच अराउंड देम. उनके आसपास जो लोग बिहेव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बेबी उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे वो सीखते हैं कि अच्छा ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये उनको अच्छा लग रहा है. दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. दे मेक फिल्म्स ऑफ अडल्ट्स एंड बेबीज इंटरैक्टिंग, मतलब पेरेंट्स समझ लो. सो पेरेंट्स कैसे अपने बेबी के साथ बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उसका एक फिल्म या वीडियो बनाएंगे, उसको एग्जामिन करेंगे बहुत ही केयरफुली टू सी वेदर द बेबी शो एनी साइंस ऑफ कि क्या बेबी को समझ आ रहा है उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उनके जो भी साथ में हैं, उनके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन जो भी है वो क्या बोल रहे हैं. They believe that babies begin to react to language from the very moment they are born. जब से वो born तब से वो एक language को समझना या सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है. Sometimes the signs are very subtle. The signs as in see, fourth is a direct continuation of second. They see if any signs of understanding, and these signs are very subtle. Getting this? Slight movements of the baby's eyes or head or hands, उससे पता चलता है कि baby is actually trying to understand or trying to react, respond to what that adult parent is saying. So 2, 4, actually 1, 2, 4 I would say can be part of a sequence. You would never notice them if you were just sitting with the child. Now if you just them, as in them refers to signs, you'll never notice this sign if you're just sitting with the child, but by watching a recording over and over, which recording, where we made films of parent interacting with their babies.
but by watching a recording over and over, you can spot them. Spot as in signs. So here majority of the lines are talking about like how we can understand, like signs on babies or expressions on babies face, or how do they understand, how babies understand, isn't it? उनकी क्या लैंग्वेज है. बट बेबीज बिगिन टू रिएक्ट टू लैंग्वेज द वेरी मोमेंट दे आर बॉर्न. तब से ही वो शुरू कर देते हैं. तो या तो ये पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो कि उनको समझ आती है. अगर समझ आता है तो हम इतनी स्टडी क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये. सेकेंडली हम बोले कि ये बहुत टाइम लगता है समझने. ऊपर से हाउ बेबीज रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, और उनकी खुद की क्या लैंग्वेज है. बेबी की खुद की लैंग्वेज के बारे में बात करें कि हाउ डू दे लाइक फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस एंड एनीथिंग, देयर हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट्स, कैसे वो अपनी बात कन्वे करते हैं. वो बात उनको क्या दूसरों की बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है, दैट टू फ्रॉम बॉर्न, दैट्स नॉट द मेन टॉपिक, इजंट इट. तो अगर ये फिट होगा भी तो ये बाद में फिट होगा एट द एंड, या मे बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. हियर वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स. So 3 is odd one out. Now let's read next question. Neuroscientists have just begun studying exercise's impact within brain cells on the genes themselves. Okay, even there in the roots of our biology they have found signs of the body's influence on the mind. तो दोनों में कैसे एक्सरसाइज इम्पैक्ट करती है अपने ब्रेन को, बॉडी कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने माइंड को, दोनों सेम ही बात कर रहे हैं. सो 1 and 2 can be from the same paragraph. It turns out that moving our muscles means what? Exercise produces proteins that travel through the bloodstream and into the brain. So it goes into the brain where they play important roles in the mechanism of our highest thought process, right? So ये इस चीज़ को explain करें कि exactly how exercise impacts our ब्रेन या आर माइंड की. और वो प्रोटीन एक बनता है जो ट्रैवल करता है टू आर ब्रेन एंड समहाउ इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. सो 1 2 3 एक ही बात कर रहे हैं. नाउ बिटवीन 4 and 5 आई रीड 5th फर्स्ट. It's only in the past few years that neuroscientists have begun to describe these factors and how they work, and each new discovery adds awe-inspiring depths to the picture. कि मतलब ये जो चीज़ें हमें पता चली है कैसे एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कुछ ही अभी टाइम हुआ है साइंटिस्ट को पता किए हुए. वेयर एज इन 4th व्हेन वी रीड इन टुडेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लाज्मा स्क्रीन. प्लाज्मा स्क्रीन मतलब हम फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आईपैड देख रहे हैं ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ स्क्रीन देख रहे हैं. इट्स ईजी टू फॉरगेट दैट वी आर बोर्न मूवर्स. एनिमल्स इनफैक्ट तो हम भूल जाते हैं कि हमें मूव भी करना है. एंड बिकॉज वी हैव इंजीनियर्ड मूवमेंट, राइट. और हमने इंजीनियर क्या किया, इंजीनियर एज इन कि ठीक है ऑफिस जाना है तो ही आई मूव आउट, नहीं तो मैं बैठी रहूँगी, या यहाँ जाना है तो ही आई मूव आउट. मतलब अननेसेसरीली आई नॉट ट्राई टू जस्ट कीप मूविंग, कीप एक्सरसाइजिंग. नहीं, तो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, राइट. कि हम बोल रहे हैं इंजीनियर्ड मूवमेंट के बारे में बात करें. एक्सरसाइज इज नॉट एन इंजीनियर्ड मूवमेंट. सो एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है, राइट, बॉडी का क्या इम्पैक्ट है, कैसे होता है, बाकी सेंटेंस में हम ये सब बात कर रहे हैं. सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन 4 और सेंटेंस 4 बिकम्स ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. Let's read this one. The water that made up ancient lakes and perhaps an ocean was lost. तो ठीक है, which water, कहाँ का, like which ocean was lost. So if you read carefully, a recent study reveals how Mars lost much of its early water, while another, एक स्टडी बोल रही है कि मार्स ने बहुत सारा वाटर लूज कर दिया है, दूसरी बोल रही है कि some liquid water still remains. There's 2 studies, this and this. So data from NASA's MAVEN orbiter shows that solar storms stripped away most of the Mars once thick atmosphere. Thick as in जो भी उसमें ह्यूमिडिटी थी, वाटर था उसके एटमॉस्फेयर में, वो सोलर स्टॉर्म्स की वजह से अब वो नहीं रहा है. तो जो लॉस्ट है उसका हमने बता दिया, और जो रिटेन्ड है कि इट हैज़ सम स्टिल रिमेन्ड, वो हम इधर पे बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रिमेनिंग वाटर इज नाउ फ्रोजन. जो बाकी है वो फ्रोजन है, बरीड है, बट क्लूज ओवर द पास्ट डेकेड्स सजेस्टेड दैट सम लिक्विड वाटर, अब प्रेज्यूम जो कुछ जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, माइट सर्वाइव इन अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, मतलब अंडरग्राउंड शायद सेव रहेगा. नाउ सो वेरी क्लियरली 4 5 and 3 is a sequence, right. अब 1 या 2 में से we have to choose. So let's read. Particles from the sun collided with molecules in the atmosphere. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये कैसे वाटर लूज हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ द सन्स लाइक हाँ
इट्स बिकॉज ऑफ दी लाइक लूज कैसे हुआ, तो उसका रीजन दे रहे बिकॉज द सन कोलाइडेड विद द मॉलिक्यूल्स इतनी एटमॉस्फेयर, knocking them into space or giving them electric charge that cause them to be swept away from the, so कैसे लूज हुआ, so that means ये इसके बारे में बात करें, much of the water is lost, right, यहाँ पे बोले कैसे लूज हुआ, it has been stripped down by solar storms, solar storms कैसे हुए, यहाँ से हुए, so that means 5 4 2 3 है ना, मैं पहले 4 बोलूँगी, 4 5 2 and then 3 और फिर कुछ बचा है like that, 4 5 2 3 will be the sequence. Now sentence 1, the water that made up ancient lakes and perhaps ocean was lost. पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ है, कुछ स्टडी बोल रही थोड़ा लॉस हुआ है, मच ऑफ इट्स, पूरा नहीं मच, तो काफ़ी वाटर लॉस हो गया, कुछ बच गया है, कैसे बच गया है, क्यों बच गया है, कैसे लॉस्ट है, उसकी डिटेल्स हम दे रहे हैं. सो पूरी तरह लॉस नहीं हुआ है कि भाई ये, राइट. सो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम ऑड वन आउट मानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. Although we are born with the gift of language, research shows that we are surprisingly unskilled when it comes to communicating with others. मतलब हम सब एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, राइट. ऑल ऑफ अस कैन टॉक टू द अदर पर्सन इन आवर लोकल लैंग्वेज, in Hindi, in English, but at the same time if we really agree, most of us don't really know how to talk, है ना, हमको एक्चुअली सेंस नहीं है बात करने की. तो भले ही हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, बट राइट स्किल नहीं है, लाइक वी डू नॉट हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एज सच, राइट. क्यों नहीं है, तो आगे हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि एक तो वी ऑफन चूज आर वर्ड्स विदाउट थॉट, हम बिना सोचे बोल देते हैं, दूसरे पे उसका क्या इमोशनल इफेक्ट होगा, दूसरे को बुरा लगेगा. तो एक तो ये, तो हम बोले कि ऊपर हम अनस्किल्ड है. अनस्किल्ड के क्या रीज़न है, रीज़न 1 कि हम बिना सोचे बात करते हैं. वी टॉक मोर देन वेन वी नीड टू, हम बोलते ज़्यादा हैं जितनी ज़रूरत नहीं है. इग्नोरिंग द इफेक्ट वी आर हैविंग ऑन दोज लिसनिंग, तो सामने वाला पक रहा है क्या नहीं है, अपने को बोलना है, राइट, लाइक दैट. वी लिसन पुअरली विदाउट रियलाइजिंग इट, ऊपर से हमारी लिसनिंग एबिलिटी बहुत वीक है, हम सुनते नहीं, हमको सिर्फ बोलना है अपनी बात. वी ऑफन फेल टू पे अटेंशन टू सटल मीनिंग्स कन्वेड बाय फेशियल, बहुत बार हम वो नहीं समझ पाते कि सामने वाले को शायद इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हमें मुंह बंद कर लेना चाहिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से, टोन से, या कैसे भी हमें थोड़ा सा या अपने बात करने का तरीका चेंज कर लेना चाहिए. बहुत हम ये सारी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, खुद सोच के बोलना, जितना ज़रूरी उतना, ये सब हम कुछ भी नहीं कर सकते. दीज आर द 3 रीजन्स वाई ऑथर इज कॉलिंग अस अनस्किल्ड. तो पहले ऑथर ने जनरली बोला, फिर उसके रीजन थोड़ा स्पेसिफिक करके बोला. वेर एज 2 क्या है, 2 इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है. तो हम क्या करें, तो वी मस्ट केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट आवर स्पीच इफ़ वी वांट टू अचीव आवर गोल्स एंड ब्रिंग आवर ड्रीम्स. तो हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, हम अपने गोल्स अचीव करने हैं एवरीथिंग. तो पहले तो वी आर नॉट स्पीकिंग टू अचीव गोल्स, समटाइम्स वी जस्ट स्पीक टू फ्रेंड्स, उसमें गोल्स की क्या बात है. तो ये गोल्स और ड्रीम्स थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है यहाँ पे, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकेंडली इट्स अ सजेशन कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए. वी मस्ट कंस्ट्रक्ट आवर स्पीच एंड एवरीथिंग. सो सजेशन तो वैसे भी एंड में ही आता है, इज़न्ट इट. पहले आप प्रॉब्लम दोगे, क्या प्रॉब्लम है क्या, और फिर लास्ट में सोल्यूशन दोगे. तो एक सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ एंड में आप फिट कर रहे हो, तो वो भी आपके ऑड वन आउट का आंसर हो सकती है. सो फॉर दैट रीजन 2 इज ऑड वन आउट. Okay, next question. Over the past fortnight, one of its finest champions managed to pull off a similar impression. So, finest champions managed to pull off a similar. What similar impression? Its finest, whose finest. तो ये one तो opening sentence नहीं हो सकता, इसलिए हम odd one out कर रहे हैं. But this cannot be the sentence. See, now so 2 हो सकता है, 2 से start होना चाहिए ideally. Wimbledon's greatest illusion is the sense of timelessness it evokes. Please understand this question, this sentence really well. यही आपको हेल्प करेगा. हम बोले कि विम्बल्डन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है. so, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, विम्बल्डन है, दूसरे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, सबके फैन फॉलोइंग है. विम्बल्डन में क्या है कि एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, टाइमलेस, लोग आप जब देखने जाते हो आपको पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया. सो विम्बल्डन लाइक उस तरह से इसका सबसे मैजिकल और बेस्ट बात है, कितनी एक टाइमलेसनेस है. लाइक जब आप देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है, लाइक ना, गेम इज सो गुड. और हम बोल रहे हैं कि उसके पास्ट फोर्टनाइट में वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट, जो उसके बेस्ट चैंपियन, मतलब विम्बल्डन के जो बेस्ट चैंपियन, बेस्ट पीपल्स हैं, दे मैनेज टू पुल ऑफ अ सिमिलर इंप्रेशन. तो उन्होंने इस तरह से ही खेला एक्चुअली. जब आप उनको देख रहे हो खेलते हो तो आपको पता ही चलेगा, दे हैव प्लेड सो वेल. सो 2
वन। ना कौन से चैंपियन की या चैंपियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सन का एक नाम है रॉजर फेडरर। अब मैं क्यों इसको पहले रीड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ही और हिज लिखा है, तो पहले मैं पढ़ तो लूँ कि भाई क्या उनके बारे में, और फिर बाद में ही हिज करके आई रीड फर्दर। सो 2-1 के बाद में आई रीड 3। At 35 years and 340 days, Roger Federer became the oldest man to win single titles in Open era, a full 14 years after he first claimed the title as a scruffy ponytail। तो मतलब इसके बाद उन्होंने फिर से जीता, मतलब बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं अबाउट हिम। Now, once he had survived, देखो ये वर्ड देखो, the opening week, the second week witnessed a range of rested Federer's genius। एक बार देखो, जब आप कोई वीक सर्वाइव कर रहे हो, हम यहाँ पे बात करें बाकी सेंटेंस में, द मैजिक ऑफ विम्बल, द टाइमलेसनेस ऑफ विम्बल, द जीनियस ऑफ द प्लेयर, ये कितना खतरनाक खेल लेते हैं। वेयर्स व्हेन यू सर्वाइव अ पर्टिकुलर वीक, दैट मीन्स बस हो गया, निकल गया, इजंट इट। तो दिस शोज कि हाँ ठीक है, नाउ दैट ही टुक रेस्ट, तो अब वो अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत मैजिकल नहीं है, राइट। सो बाकी जगह पे हम बहुत ही पॉजिटिव बोल रहे हैं, बहुत लेकिन अपनी बहुत हायर लेवल पे पॉजिटिव बोल रहे हैं, नॉर्मल लेवल पे नहीं। सो गिवन दैट हिज मेथड इजंट रिलायंट ऑन एक्सप्लोसिव एथलेटिसिज्म और मस्कुलर बॉल स्ट्राइकिंग, बोथ वल्नरेबल टू डिके, देयर इज अ कॉज टू बिलीव दैट फेडरर विल कंटिन्यू टू इंचैंट अस फॉर अ वाइल लॉन्गर। मतलब कोई उनका से बहुत स्पेशल तरीका नहीं है कि बहुत एथलेटिक है या बॉल बहुत जोर से फेंक के मारते हैं तो लगता है कि वाह क्या खेला है। वो तो कभी ना कभी एक टाइम तक ही आप कर सकते हो, बट द वे ही प्लेज, लाइक उससे ही पता चलता है कि इज गोइंग टू इंचैंट अस फॉर अ वाइल लॉन्गर। सो इंचैंट वर्ड कि अगेन हाउ द वे ही प्लेज इज वेरी अट्रैक्टिव, इज वेरी मैजिकल, करेक्ट। तो इसमें भी वो वर्ड है जिस लेवल पे हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो 4 है वो बोला कि वंस ही सर्वाइव, नाउ दैट ही टुक द रेस्ट, अब शायद अच्छा खेलेंगे, राइट। अब लोगों को जीनियस पता चलेगी, ही इज़ ऑलरेडी अ जीनियस, हम उस बारे में बात करें, अब पता चलेगा कि बात नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी ग्रेट, ही इज़ ऑलरेडी above average and excellent player is what we are talking about, right? So 4 is odd one out. Next question, everyone. Those geometric symbols and aerodynamic swooshes are more than just skin deep, right? Aerodynamic swooshes as in इस तरह से कुछ मैंने बना दिया नाइकी का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरोडायनेमिक swoosh, राइट, या कोई ज्योमेट्रिक सिंबल होता है लोगो में एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वी आर मे बी टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक सिंबल्स। द कॉमनवेल्थ बैंक लोगो कैसा है ये, एक येलो डायमंड है विद अ ब्लैक चंक स्लाइस्ड आउट इन वन कॉर्नर, इज सो रिकॉग्नाइजेबल दैट द बैंक डजेंट इवन यूज इट्स फुल नेम इन इट्स एडवर्टाइजिंग। मतलब ये लोगो इतना रिकॉग्नाइजेबल है कि बैंक अपना नाम भी यूज़ नहीं करती है एडवर्टाइजिंग में, और लोगों को पता है, पीपल नो दैट ये लोगो है, तो इट हैज़ टू बी this advertisement is for Commonwealth Bank logo. Now since I have read Commonwealth Bank logo, I'd like to read this sentence later because it continues. But the Com Bank logo has more to it than meets the eye। पर हमारे जितना दिख रहा है इतना नहीं, उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल एज स्क्विरल्ड अवे इन दैट डायमंड, जो यहाँ पे दैट डायमंड मतलब विच डायमंड, तो यहाँ पे हमने बोलते हैं येलो डायमंड है, तो उस डायमंड में इधर सदर्न, उसमें एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन बनी है, मतलब बहुत ही छुपा कर छोटी सी बनी है। तो ऐसा क्यों बनाया, लाइक व्हाट्स द रीज़न। तो हमारे ये सिर्फ ये सब चीज़ें लोगोज में नहीं होती, विथ हिडन शेप्स। समटाइम्स ब्रांड्स विल हैव मीनिंग्स, बहुत सारे ब्रांड्स की स्टोरीज होती हैं जो कि जानबूझ के थोड़ा सा अनक्लियर या वेग या ऐसा कुछ रखते हैं ताकि लोग तो उस रिडल को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लें, ब्रांड में थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हो, और ब्रांड थोड़ा सा ब्रांड के बारे में लोगों को फिर अवेयरनेस है जब लोग इसको फिगर आउट करें। सो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जब भी आप किसी लोगो बनवाते हैं जनरली वो जनरली एम्बेड करते हैं क्रिप्टिक रेफरेंस, बिकॉज इट एड्स अ स्टोरी टू द ब्रांड। सो रीज़न क्यों इस तरह से हिडन चीज़ें क्यों होती है। सो एक एग्जांपल ले रहे कि हाउ कॉमनवेल्थ बैंक लोगो लुक्स, उस लोगो में उस डायमंड में एक छोटा सा छुपा हुआ एक क्रॉस कॉन्स्टलेशन भी ऐसा क्यों है, ताकि लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ब्रांड के साथ, थोड़ा समझें। और इसीलिए जब आप बनवाते हो किसी से ग्राफिक डिज़ाइनर से, तो वो ऐसा एक क्रिप्टिक एक छोटा सा कुछ डाल देंगे, दे वॉन्ट पीपल टू स्पेंड मोर टाइम विद द ब्रांड एंड हैव दैट आइडिया दैट दे आर एन इनसाइडर एंड एवरीथिंग। तो क्यों चीज़ें होती हैं ना, ये बोल रहे कि ऑप्शन 1 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। We are talking about how logos or generally a company does all these things, है ना, यही हम बोल रहे हैं। 1 बोल रहे हैं कैसे geometric symbol with geometric symbol या aerodynamics are more than just skin deep, मतलब क्या, right? If I say skin deep है कुछ भी मतलब ऊपर ऊपर से ही है, तो मतलब क्या, right? So this is quite opposite, this is opposite
to rest of the sentences. होप 1 and 2 में आपको एक बेसिक्स का आइडिया लग चुका है. तो आज हम ज़्यादा कुछ स्टेप्स रिवाइज नहीं करने वाले हैं, वही बेसिक चीज़ें जो अभी हम सीख चुके हैं. दैट इज़ पहले तो रीड कर लो पूरे के पूरे 5 सेंटेंसेस, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया क्या है. आफ्टर दैट ट्राई टू फिगर आउट द मेन लिंक एज इन भाई 5 सेंटेंस हैं तो 5 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस पता चल जाने चाहिए कि यार ये 2 सेंटेंस तो ठीक है एक जैसे हैं, तो अब मुझे CDE में से ऑड वन आउट फाइंड करना है. तो 5 सेंटेंस में से ऑड वन आउट फाइंड करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. 3 में से ऑड वन आउट फाइंड करना is easier, isn't it? That's what we have learned. So always take out a pair out of 5 sentences, and in the remaining sentences try to find your odd one out. Do not just go by appearances. The subject matter of the odd sentence is generally the topic, the subject matter is generally similar to other sentences. So generally जो भी आपका odd one out होगा वो logically unrelated होगा, वो topic wise तो related होगा but logically it will be unrelated, and that's how you have to check the coherence of the sentence. So चलो directly question से start करते हैं everyone. So this is our question first. Moreover, as temperature rise, information technologies will work less efficiently, starting off a vicious cycle. ठीक है, so हम बोले कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही IT टेक्नोलॉजीज़ थोड़ा कम ठीक से काम करेंगी, जिससे एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. फाइन. Okay, we are talking about something about IT, information technology. As much of the physical infrastructure that undergirds the internet is right next to the coast, rising seas can seriously impact. So serious rising sea की वजह से इंटरनेट पे प्रॉब्लम हो सकता है. फाइन. The world's data centers already have roughly the same carbon footprint as the global aviation industry. Okay, so जो data centers हैं जो हमें बता रहे हैं कि भाई अभी क्या वेदर है क्या नहीं है, वो भी उतना ही कार्बन फुटप्रिंट या उतना ही पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जितना कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन एज एन एयरप्लेन इंडस्ट्री करती है. द इंटरनेट, द प्राइमरी वेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंगली अ वेक्टर ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ. तो इसमें अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस इज एक्चुअली DC. पहले तो DC एक पेयर है. इंटरनेट जो कि एक बहुत ही मेन आई वुड से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या वेक्टर है फॉर इन्फॉर्मेशन, वो अबाउट क्लाइमेट चेंज. आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे पता चलता है? इंटरनेट से ही पता चलता है. वो खुद ही एक प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो खुद इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इतना फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है. जैसे जैसे पोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा ये चीज़ और लेस एफिशिएंट होती चली जाएगी. सो हाउ इंटरनेट का कोरिलेशन विद द पोल्यूशन, हम उसकी बात कर. राइजिंग सी लेवल इज नेक्स्ट टॉपिक और अ न्यू टॉपिक. तो या तो ये लास्ट में हम रखेंगे या ये मे बी नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा, isn't it? So DCA and here B becomes the odd one out. I hope that's clear. Next question. In laughing along, the target of the joke shows that. So target of the joke as in, let's say हम सब साथ में हंस रहे हैं, हमारे कोई एक कॉमन फ्रेंड है, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं. तो लेट्स से हम 4-5 लोग हैं, राइट. वी आर मेकिंग फन ऑफ दिस पर्सन. तो जो हम सब साथ में हंसते हैं, तो जिस पर्सन को टारगेट किया, जैसे इस पर्सन के ऊपर कोई जोक है, तो अगर वो भी हंसे, राइट, तो इससे दिखता है कि ही इज़ अ गुड स्पोर्ट, राइट, एंड देयर बाय कंप्लीटिंग द रिचुअल. सो कंप्लीटिंग व्हाट रिचुअल? रिडिक्यूल मीन्स टू मेक फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना. मतलब मजाक में, कुछ बुरे तरीके से नहीं. कैन एक्चुअली रीइंफोर्स अ ग्रुप व्हेन द टारगेट इज कॉन्फिडेंट ऑफ देयर इन ग्रुप. तो जनरली मजाक आप तब उड़ा सकते हो जब ग्रुप को पता है या फिर टारगेट जिस पर्सन के मजाक और उनको पता है कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं, अपने ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, क्या ही कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड बाय लाफिंग टुगेदर एट ईच अदर एट देमसेल्व्स, आप खुद पे हंसते हो, दूसरों पे हंसते हो. द रेस्ट ऑफ द ग्रुप शो देयर मेंबरशिप. तो जो बाकी का जो ग्रुप है जो वो भी हंस रहे हैं, आप किसी ने मजाक उड़ाया, सब हंसे, उन्होंने मेंबरशिप शो की. और जो टारगेट अगर वो भी हंस रहा है तो वो कंप्लीट करे चलो कि हाँ भाई मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी आपका ग्रुप का पार्ट हूँ एंड एवरीथिंग. सो दैट नाउ देखो ABC बात कर रहे हैं. हाउ अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो ये टीम बिल्डिंग या ग्रुप या फ्रेंड्स वाली बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, isn't it? That so BCA actually is the sequence if you read, whereas D sentence says that जो हम किसी पे हंसते हैं, laughing at someone is among the strongest marker. इससे पता चलता है कि हम उस पर्सन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मतलब हम उसे इंक्लूड नहीं करना चाहते अपने ग्रुप में या अपने सर्कल में, एंड दैट से हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसे अपने से कम या अपने से डिफरेंट मान रहे हैं. तो ये तो एक डिफरेंट
आइडिया या टोन हो गया। बाकी हम बोले कि इट इज़ देयर फॉर इंक्लूजन, राइट, जहाँ पे सब हंसते हैं, एक अपनी मेंबरशिप शो करने के लिए कि हाँ भाई हम सब फ्रेंड्स ही हैं। अगर जो टारगेट इसका मजाक उड़ा वो भी हंस रहा है, इसका मतलब वो रिचुअल उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है कि हाँ भाई हम सब फ्रेंड्स ही हैं, राइट। सो आप मजाक तभी उड़ा सकते हो जब ग्रुप को और उस जिस पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो सबको पता है, सब कॉन्फिडेंट है अपने ग्रुप स्टेटस पे कि हम सब क्लोज फ्रेंड्स हैं और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हंसने में, राइट। सो दैट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, टॉक वाज द मोस्ट, सो जनरली देखो ये हम अब कैट PYQ है ये 2022 का 2020 का। Talk was the most common way for enslaved men and women to subvert the rules of their bondage to gain more agency than they were supposed to have. तो एक बार हम पांचों सेंटेंस रीड कर लेते हैं। ये हम क्या बात कर रहे हैं? We are talking about enslaved people or slaves in short. How talk or speeches were their power. Right. So, sentence 2. Even in conditions of extreme violence and unfreedom, their words remained ubiquitous. Ubiquitous means always present. Ephemeral, irrepressible, potentially transgressive. मतलब वो कुछ बोल रहे तो बहुत जल्दी वो बातें फैलती थी. So that means their speech had power. राइट पहले तो हम बोलते दे कुड सबवर्ट एज इन ब्रेक द रूल्स ऑफ देयर बॉन्डेज, दे कैन गेन मोर एजेंसी अथॉरिटी, राइट, देन दे वर सपोज टू हैव। हाउ? बिकॉज ऑफ देयर स्पीच, उनकी स्पीच में पावर थी, ठीक है। तो 1-2 इन अ वे आर रिलेटेड। सो टॉक, उनकी बातों में पावर थी, राइट, इससे वो सारी चीज़ें कर सकते। 1-2 एक जैसी बात कर रहे हैं। एंड इस चीज़ पे, इस टॉक पे जो स्लेव ओनर्स थे, स्लेव ओनर्स ऑब्सेस्ड ओवर स्लेव टॉक, दो दे कुड नेवर कंट्रोल इट येट फियर्ड इट्स पावर। स्लेव ओनर से उनको बहुत डर लगता कि अगर इन्होंने ज़्यादा बातें शुरू कर दी तो इट कैन इंस्पायर बाइंड देम यूनिटी, जिसकी वजह से सीक्रेट कॉन्वर्सेशन शुरू होंगे, कॉन्स्पिरेसी होगी, रिवोल्ट होगा, राइट, सारी प्रॉब्लम्स होंगी एंड एवरीथिंग। सो 1, 2, 5 says almost the same thing. अब 4 या 3 में से क्या odd one out है, that we have to see. Freedom of speech and the power to silence may have been preeminent markers of white liberty in colonies, but at the same time slavery depended on dialogue. Slavery dependent dialogue, slave could never be completely mute. उनको कोई चुप नहीं करा सकता because उनकी depend करती liberty, उनकी freedom slavery पे. So ये भी उसी बात पे बात करें कि से how speech of freedom and everything was there, and their talk, the speech, like was powerful at that time. थ्री स्टेट्स दैट स्लेव्स केम फ्रॉम, वो स्लेव्स कहाँ से आए थे, किस सोसाइटी से आए थे, जहाँ पे ओरेशन, ओथ, इन्वोकेशन कैरीड ग्रेट पोटेंसी बोथ बिटवीन पीपल एंड एज अ कनेक्शन टू द ऑल पावरफुल स्पिरिट वर्ल्ड. स्पिरिट वर्ल्ड मीन्स वॉट, राइट. सो ये एक तो थोड़ा एक्स्ट्रा है कि जहाँ पे आप ऐसी एंटिटीज से बात करते हो जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, राइट, यू कैन टॉक टू घोस्ट्स और समथिंग. सो एक तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. सेकेंडली दे कम फ्रॉम सोसाइटीज, तो स्लेव्स कहाँ से आते हैं वो उनका पास्ट हो गया, राइट. यहाँ पे हम बात करें व्हेन दे वर वर्किंग एज स्लेव्स, तब क्या सिचुएशन थी, तब उनके पास क्या पावर थी, तब उनको कैसे ट्रीट करते, स्लेव ओनर्स किस चीज़ से डरते थे, राइट. एक पर्टिकुलर अदर टेंस की बात हो रही है. सो इन दिस केस 3 is odd one out because it's a different tense. It can be in the previous paragraph, बट अभी हम बात करें जब वो स्लेव बन चुके थे तब क्या, वो आ कहाँ से रहे थे वो नहीं. ऑल्सो स्पिरिट वर्ल्ड विल बी अ लिटिल आउट ऑफ स्कोप हियर. या सो थर्ड विल बी ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. फॉर फेमिनिस्ट्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ वी रीड इज inextricably linked with the question of what we read. मतलब how we read is linked with what we read. इसको मैं थोड़ा सिंपल करके बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल वॉट वी वॉच, किस तरह का कंटेंट आप देखते हो, उससे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हाउ डू यू थिंक, आपकी थिंकिंग कैसी है, इजंट इट. आप सोशल मीडिया, न्यूज़ में किस तरह की मूवीज़ अगर आपकी थिंकिंग कैसी, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें लिंक्ड हैं. तो सिमिलरली हम रीडिंग बोले कि जो भी आप रीड करते हो उस बाकी चीज़ों को जो आप रीड करो तो उसी पर्सपेक्टिव से रीड करो, इट विल नॉट चेंज. और ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. इस चीज़ को थोड़ा स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं. मोर स्पेसिफिकली द फेमिनिस्ट इंक्वायरी इनटू द एक्टिविटी ऑफ रीडिंग begins with the realization that the literary canon is androcentric. मतलब
बेसिकली स्पेसिफिकली हम ये बोल रहे हैं कि फेमिनिस्ट ने थोड़ा सा देखा कि कैसे लिटरेचर कैनन मीन्स पूरा का पूरा लिटरेचर अगर आप देखो तो एंड्रोसेंट्रिक एज इन मेन ओरिएंटेड मतलब मैन इज द main hero of every story and that this has a profoundly damaging effect on women readers जिससे कि women पे damaging effect as in they all उनको लगता है हाँ stories में ऐसा होता है तो real life में भी ऐसा होता होगा isn't it? That may not be the case but then women may start exactly thinking जैसे बुक्स में लिखा जो जो अगर वो उसी टाइप की बुक्स रीड करी है जहाँ पे मेल ही हमेशा हीरो है या लीड ले रहा है या मेन डोमिनेट कर रहा है चीज़ें डिसाइड कर रहा है तो वुमेन कैन ऑल्सो थिंक कि भाई वही कर सकते हैं हम नहीं कर सकते ना लाइक दैट सो इस तरह की बुक्स पढ़ने पे वुमेन पे भाई नेगेटिव इफेक्ट होता है नाउ दे हैव सी हम क्या ना रियलाइजेशन so this realization refers to this the documentation of this realization was one of the earliest tasks undertaken by feminists so बहुत सारे feminist critics ने इस चीज़ को document किया था इस realization कैसे पूरा का पूरा literature एंड्रोसेंट्रिक है मेन ओरिएंटेड मेल ओरिएंटेड है बहुत सारे उसमें फॉर एग्जांपल एक क्रिटिक की बात कर रहे हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक की इलेन शोवाल्टर्स क्रिटिक्स ऑफ द लिटरेरी करिकुलम इज एग्जाम्पलरी ऑफ दिस वर्क मतलब जितने लोगों ने लिखा था डॉक्यूमेंट किया था उसमें से इसका काम काफ़ी बेस्ट है काफ़ी अच्छा है राइट दैट सो 1542 इज 100% अ सीक्वेंस वॉट अबाउट 3 इज दिस ऑड वन आउट सी 3 बात कर रहा है इफ यू रीड केयरफुली 3 स्टेट्स दैट androcentric literature structures the reading experience differently depending on the gender of the reader मतलब androcentric literature structures the reading experience कि भाई कौन अगर फॉर एग्जांपल आप एक androcentric एक बुक है जो जिसमें मैन इज़ द मेन हीरो फॉर एग्जांपल उसको अगर एक बॉय पढ़ रहा है तो उस पर कैसा एक्सपीरियंस होगा उसका उसका क्या एक्सपीरियंस होगा या एक मैन पढ़ रहा है कैसा होगा एक वुमेन पढ़ेगी तो कैसा होगा तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है हम ये बात करें डिपेंड्स ऑन द जेंडर इट डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट फीमेल्स बट फीमेल्स यहाँ पे हम बोले कि हाउ फेमिनिस्ट started started pointing out a problem with literature at that time. तो feminist तो female के support में बोलेंगे ना मेल पे क्या एक्सपीरियंस होता है क्या नहीं वो उस पर नहीं बोलेंगी सो यहाँ पे हम जनरल नहीं बोल सकते कि फीमेल और मेल पे सब पे अलग अलग होता है isn't it? फीमेल पे क्या असर होता है नेगेटिव होता है क्या है दैट वी हैव टू फोकस ऑन सो 3 इज ऑड वन आउट getting this is generally talks about both that androcentric literature का effect on both whereas rest of the line are talking only about the female not on both right ये दोनों कवर कर रहा है ठीक है now next question the logic of displaying one's inner qualities through outward appearance was based on distinction between being a woman and being feminine मतलब आप अपने inner qualities कैसे अपने अपीयरेंस से दिखा सकते हो राइट वो डिफरेंस होता है विमेन और फेमिनिन राइट अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब क्वेश्चन नाउ द मिरेकल ऑफ द नेफ्रिटिटी बस्ट व्हाई एम आई रीडिंग फ्रॉम हियर बिकॉज दिस पर्टिकुलर 33-year-old बस्ट एंड एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट गेट्स लिटिल कंफ्यूजिंग यहाँ पे एक हम नाम ही लिखा है डायरेक्टली सो नेफ्रिटिटी वॉज द क्वीन it combines the realism of the Amarna style तो the miracle of this bust means sculpture ठीक है मूर्ति so it kind of combines this style as it is known with a feel of grace harmony to create one of the world's great icons of beauty so यहाँ पे description है मूर्ति का कितनी अच्छी दिख रही है and everything new rendering at the entrance of the Egyptian city of Samulet तो हमने इसको entrance पे रख दिया है to recreate the strangeness of Amarna style same space so very clearly CB talks about Amarna style and that's why not just that's why but दोनों बात भी कर रहे हैं एक ही टॉपिक पे so this is definitely a pair that is probably best done तो अच्छा इधर पे क्या in a museum instead of an highway where it might scare people scare मतलब इस तरह कोई मूर्ति शायद लोगों को डर लग जाए कि मम्मी की कोई like मूर्ति ले आए and everything like that now A या D let's read तो D by getting the colossally awful sculpture अब यहाँ पे sculpture bust का मतलब sculpture ही होता है ऑफ द स्कल्पचर जनरली किसी इंसान का होता है राइट ऑफ द एंशियंट क्वीन में कौन नेफ्रिटी पुल डाउन इजिप्शियंस हैव शोन द वे फॉरवर्ड वी नीड टू टॉपल आर्ट दैट्स एन इंसल्ट टू आवर पब्लिक स्पेसेस मतलब हाईवे वगैरह पे लोग डर जाएंगे म्यूजियम पे रखो इसीलिए इस मूर्ति को अभी हटा दिया इन लोगों ने बिकॉज you can't put such things on so this is related to D is related to what we are saying in B
When you read A, it doesn't look like we are talking about a sculpture of this queen. It's a different sculpture we are talking about, that is beauty of Nile, right? जो river Nile है उसके ये कोई person तो है नहीं. So German scientists analyzing the 3300-year-old bust have found evidence suggesting that a royal sculptor at the time may have smooth creases around the mouth and fixed bumpy nose to depict the beauty of the Nile in a better light. So कोई दूसरी जो मूर्ति हम उसके बारे में यहाँ पे बात करें, नेफ्रिटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, isn't it? जो अमारनाथ स्टाइल में बनी है नेफ्रिटिटी, दिस इज different like bust or something. So A will be the odd one out. Yeah, so I hope आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी अभी डेली. प्लीज़ 9:30 क्लासेस रेगुलर अटेंड करो. होप आपने पास 3 एपिसोड्स देख लिए होंगे and you have got the hang of it. Now let's get started with rest of the questions for today's class. So first thing what we have learned is when you get 4 sentences, you have to read all 4 sentences, figure out the main topic, and once you have the main topic, see which 2 sentences can make a pair. कौन से 2 सेंटेंस एक सीक्वेंस एक पेयर बना सकते हैं, उनको पहले आप साइड में रख लो. तो लेट अस रीड दीज 4 sentences and राइट सी कहाँ पे हमारा पेयर बन सकता है. सो फार्मर्स नीड टू बी एनकरेज टू ग्रो मोर पल्सेज, नॉट सिंपली बिकॉज डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय रफली 50% बिटवीन नाउ एंड 2024. तो अगर मैं बोल रही कि यू नीड टू वर्क हार्ड, नॉट बिकॉज you have to score well in exam, but also giving your best in anything is the right way, isn't it? So when I say not because, then of course next sentence, अगर आपने एक बार चारों सेंटेंस रीड कर लिए हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन योर ओन बिफोर लिसनिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, तो इसके बाद नेचुरली नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो उसके बाद ये होगा ऑल्सो, है ना. नॉट बिकॉज के बाद जनरली ऑल्सो ही आता है. सो हम बोले कि फार्मर्स को ज़्यादा पल्सेस ग्रो करने के लिए हमें इंकरेज करना है, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि डिमांड थोड़ी इंक्रीज हो एंड एवरीथिंग. होगी ही डिमांड इंक्रीज ताकि अभी से रहे अपने पास लाइक प्रोडक्शन में या साइड में. Pulses also help in soil rejuvenation and naturally fixing atmospheric nitrogen without consuming much water. तो वो भी एक रीज़न है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स. Pulses help with फिक्सिंग नाइट्रोजन, वाटर यूज़ नहीं करता है, सो इट्स अ बेटर क्रॉप. तो इसलिए हमें यही वाला क्रॉप ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए. सो वाई इट शुड बी इनकरेज्ड, राइट? क्यों इनकरेज करना चाहिए? रीज़न 1 एंड रीज़न 2. सो दैट मेक्स ए डी अ पेयर. करेक्ट, ए डी अ पेयर. इसका क्या मतलब है कि भाई बी या सी में से कुछ एक ऑड वन आउट होगा. सो लेट अस रीड नाउ. The Subramanian Committee has rightly noted that the worst case scenario for farmers is weak government. तो एक ये कमेटी ने रियलाइज़ किया कि सबसे वर्स्ट केस फार्मर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वीक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. एक तो ये प्रॉब्लम है फार्मर की. दूसरी कंबाइंड विद कंटिन्यूएशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो देखो ये रिलेटेड तो है क्रॉप से कुछ हद तक, राइट? अगेन स्टॉक ऑफ वॉट, राइट? एक गवर्नमेंट. तो एग्जैक्टली ये क्रॉप्स जो हम पल्सेस की बात कर रहे हैं उससे इतना भी रिलेटेड नहीं है. इन सब में हम पल्सेस की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इजंट इट? ये एग्जैक्टली पल्सेस पे नहीं है जो कि हम बात कर रहे हैं. सो बी कुड बी ऑड वन आउट. वन रीजन इज दिस. सेकेंडली अगर लेट्स से बी हमें रखना भी तो इट विल बी पार्ट ऑफ अनदर पैराग्राफ, क्योंकि राइट नाउ हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली सी इज इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक. बिकॉज वॉलेटाइल है प्रोडक्शन एंड प्राइस. पल्सेस के प्रोडक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है, प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं. द कमिटीज रिपोर्ट हैज शोन इज फार हायर देन दैट फॉर सीरियल्स एंड दिस इज नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स नॉट द कंज्यूमर्स, राइट? बिकॉज प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइसेस आर वॉलेटाइल. तो कभी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया पर प्राइस इतना सस्ता हो गया है कि पीपल डू नॉट वांट टू सेल लाइक इन द लेस प्राइस. तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम है. कभी इतना ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, महंगा बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम है. तो इसीलिए द सोल्यूशन यहाँ पे हम बोले ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है कि हमें फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए टू ग्रो मोर. फर्स्ट एक तो रीज़न है कि डिमांड अब इसकी बढ़ेगी, और दूसरा डी में हम बोल रहे हैं कि सॉइल रिजुवनेट होती है, वाटर भी कम यूज़ होता है एंड एवरीथिंग. इसके अलावा फार्मर की जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ कोर्स क्योंकि हम फार्मिंग रिलेटेड बात करें मस्ट बी पार्ट ऑफ अनदर पैराग्राफ, बट राइट नाउ तो हम पल्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, isn't it? तो सी ए डी इज द सीक्वेंस एंड बी इज द ऑड वन आउट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, odd one out. So just to remind you one thing,
all these questions which we do in this channel with me, like 99% questions I always pick up are past year questions, PYQ, like proper high quality CAT questions. I do not teach just कि चलो ऑड वन आउट कर रहे हैं तो कुछ भी हम कर रहे हैं. सो majority of the questions are taken from CAT past year questions. अगर CAT के नहीं हो तो सिमिलर एग्जाम जैसे ZAT हो गया, CAT के फॉर एग्जांपल अब खत्म हो गए, इनफ नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है मैं ZAT के ले लूँ जिसमें ऑड वन आउट होता है, वो होता है. पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस इज व्हाट आई पिक अप जनरली rather देन टेकिंग ईजियर क्वेश्चंस. या जो मैनेजमेंट एग्जाम्स में पूछे ही नहीं गए वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं. किसी SSC या बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन करवा रही हूँ नहीं, या तो वो मोस्टली कैट के होंगे, कैट के नहीं तो ZAT या इनमैट उसके PYQs होंगे जनरली. ठीक है, ओके. Okay. Now let us solve this question. India is self-sufficient in strategic armaments, nuclear weapons, delivery systems including advanced accurate ballistic, cruise missiles and nuclear. So basically India is self-sufficient in all these things, right? India के पास अपने खुद के enough ये सारे arms हैं. By focusing military on Pakistan and ignoring China's challenge, तो हम लोग हमारी मिलिट्री पाकिस्तान मिलिटरीली पाकिस्तान फोकस कर रहे हैं, चाइना को इग्नोर करना है, चाइना के चैलेंज को. इंडिया इंस्पायर्स लिटिल कॉन्फिडेंस अबाउट इट्स जजमेंट. तो इंस्पायर्स लिटिल कॉन्फिडेंस मतलब इंडिया का जजमेंट ठीक नहीं है, रिजॉल्व ठीक नहीं है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है. प्रॉस्पेक्ट्स एज कॉन्सिक्वेंशियल पावर इन द एक्सटेंडेड रीजन, और उसके जो पावर है वो उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी थोड़े से डाउटफुल ही है. सो समथिंग नेगेटिव अबाउट कि हाउ इंडिया इज लुकिंग at challenges or at certain countries does not depict great things about India. ठीक है, it might be related to another sentence. अभी A और B में कोई रिलेशन नहीं है तो अभी हम C रीड कर लेते हैं. Why India wishes to stand up to China. अब यहाँ पे लिखा है नहीं इंडिया को चाइना को स्टैंड अप करना है, यहाँ लिखा है इग्नोर करना है, तो ये दोनों थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग है. तो मुझे ऐसा लग रहा है B या C में से कोई एक ऑड वन आउट हो सकता है. दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें एक साथ कैसे लिखी हैं, बट एक बार फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे एंड देन विल फिगर आउट. एंड इमर्ज एज दी अदर नोडल पावर इन एशिया, उनको एक बड़ी पावर बननी है एशिया में. दिस एम्बिशन इज अंडरमाइंड बाय डिफिडेंस एंड स्क्यूड केपेबिलिटीज. तो हम बोले कि एज इंडिया को चाइना के अगेंस्ट स्टैंड अप भी करना है, एज अ मेन पावर भी करना है. ये जो एम्बिशन है ये अंडरमाइन हो रहा है बाय डिफिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्क्यूड केपेबिलिटीज, राइट. स्क्यूड के थोड़ी सी कम केपेबिलिटीज है. कैसे कम केपेबिलिटीज है, लेट्स सी. बट पैराडॉक्सिकली इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कन्वेंशनल वेपनरी, लीविंग इट्स foreign policy hostages to the whims and interest of the vendors. So very clearly one thing we see students, A D is a pair. दोनों में यहाँ पे हम बोले कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, यहाँ पे भी बोले खुद भी सेल्फ सफिशिएंट है, isn't it? तो वेरी क्लियरली अब B और C में से कौन सा हम चूज़ करें जो शायद फिट बैठे. ऑल्सो इफ़ यू सी D जो है वो बट से स्टार्ट हो रहा है, बट पैराडॉक्सिकली, मतलब बट मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, एज इन तो इट मस्ट बी सी में हम बोले कि इंडिया को बनना तो है बट शायद उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है. पर हमारे बट क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन सब चीज़ों को, खुद भी सेल्फ सफिशिएंट है, तो ये इस चीज़ें शायद वो कर सकता है. रादर देन हम बोल रहे कि उसके रिजॉल्व में डाउट है एंड एवरीथिंग, फिर हमें बी निकालना पड़ेगा इन दिस केस. सो CAD इज़ अ सीक्वेंस कि बट इज़ अगेंस्ट दिस लाइन कि भले ही इंडिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है बट इंडिया की दूसरी क्वालिटी क्या है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ये है लाइक नो सेल्फ सफिशिएंट है, लाइक दैट. तो यहाँ पे हम इंडिया का एक नेगेटिव चीज़ बोल रहे हैं और बाकी दोनों फिर पॉजिटिव बट बोल के पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हैं. सो दैट्स हाउ वी आर मेकिंग अ सीक्वेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, ऑड वन आउट. ठीक है, चलो. नाउ let's read from here. It is in the nature of democratic politics for ambitious politicians to use emotions to climb up the ladder of power. मतलब जितने भी ambitious politicians हैं जिनको बहुत ही आगे जाना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, बहुत प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो दे जनरली यूज इमोशंस to go ahead to climb up the ladder of power. How exactly do they do it? And then अब हम पढ़ते हैं. तो ये अपना एक्चुअली एक ओपनिंग सेंटेंस है, राइट. D. Now let us read. The problem is not, अब देखो यहाँ पे क्या है, लोगों के इमोशंस यूज़ करते हैं. अब प्रॉब्लम ये नहीं है नॉट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, या फिर जो तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो मैनिपुलेट करते हैं या एम्बिशन है उनका. एम्बिशन तो दुनिया का होता है, हर किसी को आगे बढ़ना है, राइट. उसमें क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये इट इज़ द विलिंगनेस विथ विच अदरवाइज सेंसिबल सिटीजन्स अलाउ देमसेल्स बट देन फॉलो द पाइपर. मतलब पाइड पाइपर की आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक पर्सन लाइक प्लेस द पाइप और उसके पीछे सारे चूहे भागते हैं और वो एक सिटी से सारे चूहे भगा देता है. लाइक देयर इज अ स्टोरी राइट ऑफ पाइड पाइपर.
Pied Piper. Right, so basically how people just follow, right, follow a person जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, इमोशनल कर रहा है. जो जनरली लोग सेंसिबल होते हैं वो लोग भी फॉलो हो जाते हैं, राइट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. सो मैनिपुलेशन या एम्बिशन की बात नहीं है, बट लाइक यू नो इट इज़ मोर लाइक दिस. सो डी B. Now, if we are not to make grievous mistakes in the name of good things such as fighting corruption, tackling crime, then we the people must raise it. तो अगर हम भाई हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, लाइक करप्शन और क्राइम कैसे टैकल, हमको मतलब बेसिकली इन शॉर्ट सिंस लाइक यू नो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हम भी मैनिपुलेट हो रहे हैं. इसीलिए अब हमें रिफ्लेक्ट, हमें थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा. इफ़ वी रियलाइज इट इज़ आर सेंटिमेंट्स दैट आर डिस्टर्ब, नॉट आर सिक्योरिटी. मतलब हमें सिक्योरिटी तो ठीक है ना. परहैप्स विल सी द इशू विद ग्रेटर इक्वानिमिटी. हम ज़्यादा बैलेंस के साथ देख पाएंगे. तो देखो ये भी सेंटेंस कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बट दिस विल कम देन लेटर आफ्टर इट, इजंट इट. कि हम कैसे देखें, तो हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. कैसे रिफ्लेक्ट करें, कैसे सोचें कि भाई हमारी क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, हमारे सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, फिर हमारी सिक्योरिटी नहीं हो रही. तो मे पार्ट फर्स्ट लाइन ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ और मे बी द नेक्स्ट लाइन. सो अगर ऑड वन आउट अरेंज करते करते आपको कुछ लगता है कि इट मस्ट बी द लास्ट लाइन, इवन दैट कैन बी योर आंसर, इजंट इट. सो सी इज ऑड वन आउट एंड डी बी ए इज द सीक्वेंस. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ओके. ना इन रिफ्यूजिंग द ड्राफ्ट अली, देखो यहाँ पे तो पहले मोहम्मद अली फुल नेम पढ़ेंगे, हिज व्हाट ही सेड इन एवरीथिंग. सो मोहम्मद अली's rejection of the Vietnam War was thus a rejection of war itself as a viable means of solving human problems, real or perceived. Like he was saying, this is not the way we are going to solve problems by this war. And in refusing the, so rejected, in refusing the draft, Ali does also refuse. So he rejected, he also refused to believe that national boundaries somehow categorically divided human beings into us and them. तो ऐसा नहीं है कि नेशनल बाउंड्रीज तो हम सब अलग अलग हो गए, वी आर स्टिल द सेम पीपल. ठीक है. वायलेंस इज द टूल ऑफ द हेजेमन बाय eschewing means to avoid it. You are already challenging the means through which hegemony is legitimized. Okay, the best way, देखो एक बार सब read कर लेते हैं, then let us try to pair them up. The best way to stand up to power and injustice is to be steadfast in your resistance while shunning violence. तो power या injustice के खिलाफ best way क्या है stand up करने का, कि आप अपना resistance जो आप oppose कर रहे हो वो करो while trying to avoid violence as well. ऐसे नहीं कि violence होते चले वो भी सह रहे हो और फिर नहीं भी सुन रहे हो. Avoid violence as well as resist it as much as possible. So actually DC एंड वायलेंस क्या होता है, वायलेंस द टूल ऑफ द हेजेमन, जो लोग डोमिनेट करते हैं उनका टूल है. बाय अवॉइडिंग इट यू आर ऑलरेडी चैलेंजिंग द मीन्स थ्रू विच हेजेमन इज लेजिटिमेट. तो अगर आप उसको अवॉइड करते हो, यहाँ पे लिखा है शन, शन मीन्स अवॉइड. सो ये दोनों डी एंड सी आर सेइंग समथिंग सिमिलर. सो डी सी इज वन सीक्वेंस. देन एंड देन इस चीज़ को अवॉइड करना के डोमिनेट कर रहा है वो किसने किया है, मोहम्मद अलीज रिजेक्शन ऑफ द वेद वॉज दस अ रिजेक्शन ऑफ वॉर इटसेल्फ. तो उन्होंने जो रिजेक्ट किया वो दिखाता है कैसे, लाइक इफ़ यू अवॉइड समथिंग बाय द अथॉरिटी, इग्नोर समथिंग बाय द अथॉरिटी, तो आप एक्चुअली उस चीज़ को, उस अथॉरिटी को नहीं मान रहे, जो कि गलत है तो सही, गलत चीज़ को नहीं मान रहे तो यू आर डूइंग द राइट थिंग, राइट. सो डी सी ए इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर गिविंग. नाउ व्हाट अबाउट बी, अब इसमें ऑल्सो लिखा है, तो अगेन इसके बाद आई लाइन होंगी ना कि पहले ये रिजेक्ट किया एंड इन रिफ्यूजिंग दिस he also refused whatever. So again the last line of the arrangement can also be odd one out. That's what we discussed. Now question number 5 everyone of our odd one out. You can pause for a minute, read it out, and once you have read the question then listen to this explanation, right. So since birds are the modern descendants of dinosaurs, they are likely to have once had टीथ इंस्टेड ऑफ बीक्स. तो क्योंकि डायनासोर से बर्ड्स आई हैं, मतलब डायनासोर्स पहले आए और फिर उसमें से बर्ड्स आई. तो पहले तो डायनासोर के बीक्स नहीं थे, टीथ थे. तो बर्ड्स के भी हो सकता है स्टार्टिंग में कभी टीथ हो, राइट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. एंड हाउ डू वी नो दैट, दैट मीन्स कभी हो, फिलहाल तो नहीं है. तो ये कब से स्टार्ट हुए थे उनके टीथ आना, कब फिर बीक आई, ऑल दीज थिंग्स. सो रिसर्चर्स हैव, एक बार ये डी पढ़ लेते. रिसर्चर्स हैव now published details of how avian edentalism, edentalism दांत निकलना, टूटना, occurred in one common bird ancestor more than 100 million years ago. कैसे, मतलब दांत थे और वो धीरे धीरे निकले. तो which
Which bird are we talking about in this case? This bird, Archaeopteryx. This fact became known way back in 1861 when paleontologists discovered a bird fossil about 150 million years old now classified. So this fact मतलब ये कैसे शायद birds के initially teeth थे और फिर बाद में beak हो गई. So आज जिसके teeth थे ये bird थी, बर्ड फॉसिल, बीक भी थे और फिर बीक में टीथ भी थे, हम इस तरह से बोल रहे हैं. Now when we read B, however 100 million years ago a diverse range of non-avian non-flying and non-bird dinosaurs, हम तो यहाँ तो उन बर्ड्स के बारे में बात करें जो डायनासोर से आई हैं और शायद इसलिए उनके टीथ्स होंगे. तो बर्ड इज़ द मेन फोकस ऑफ आवर सेंटेंस. बर्ड्स, नॉन एवियन मतलब ऐसे डायनासोर जो उड़ते नहीं थे या जिनमें से बर्ड नहीं बनी होंगी. स्पाउटेड ऑल मैनर ऑफ प्लमेज इज फेदर, की इन सब डायनासोर के फेदर होते थे. एंड लाइक मॉडर्न बर्ड्स डाउटलेस मेड अ ग्रेट डील ऑफ यूज ऑफ देम इवन इफ दे कुड नॉट फ्लाई. राइट, सो बेसिकली वो फेदर उनको हेल्प स्टिल करते थे भले वो फ्लाई ना कर पाए. तो ये सिर्फ डायनासोर पे फोकस है, जबकि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बर्ड्स पे फोकस करे कि उनके टीथ थे कि नहीं थे. सो बर्ड्स एंड देयर टीथ इज द मेन टॉपिक. डायनासोर जो उड़ नहीं सकते थे उनके फेदर्स थे. That's not the topic or focus of this paragraph. Correct? So B is odd one out. So I think this was quite easy. Now question number 6 on Rowling. Who is Rowling? J.K. Rowling, the author of Harry Potter. So देख लेते हैं. Rowling's declarations on Twitter on what she always thought of a particular character are not only newsworthy but a cause for pride. मतलब जब भी वो ट्विटर पे डिक्लेयर करेगी, अनाउंस करेगी उसको अपनी बुक का ये कैरेक्टर कैसा लगता है, तो जनरली उस पर हमेशा एक सबको पता चल जाता है, पीपल डिस्कस, अरे उसने ऐसा लिखा है, न्यूज़ वर्दी हो जाता है. मतलब इट जस्ट बिकम्स अ फेमस पॉपुलर थिंग. ऑल्सो कॉज फॉर प्राइड मतलब हाउ यू परसीव दैट कैरेक्टर इन द बुक. अगर वो सेम चीज़ हुई तो लोगों को लगता है देखो मैं सही समझा उसकी बुक को, ना लोग पीपल, इट इज़ अ कॉज फॉर प्राइड ऑल्सो फॉर द पीपल. ओके, नाउ रोलिंग सीम्स ईगर टू रिटेन एन इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड her books by revealing ostensibly new information about her characters. So Rowling, देखो, she seems eager टू रिटेन एन इन्फ्लुएंस. और वो ऐसा क्यों लिखती है ट्विटर में बीच में कि उसको एक इन्फ्लुएंस रिटेन करना है. एंड हाउ वी अंडरस्टैंड हर बुक्स बाय रिवीलिंग, इसलिए वो रिवील करती रहती है न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स की. मुझे ये लगता है वो था कि उसको एक रेलिवेंस क्रिएट करना है, उसको अपने फैंस के साथ में कनेक्टेड रहना है और एक इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है. दैट्स वाई शी कीप्स ऑन रिवीलिंग राइट हेयर एंड देयर some information, some new information about her characters, about her books, right? That's what she does. तो ये reason लिखा है. Rowling's chances for being a diverse author lie in the future. तो वो कितनी diverse या अच्छी writer है, author है, नहीं है, वो future में उसका आंसर है, past में नहीं है. ऐसा क्यों? Whether these characters, right, where we are talking about, देखो these characters as in her characters, और यहाँ से ये, so points were announced to readers via Twitter or alluded to within the Potter books. However, the meanings that we as a diverse international community of readers wish to take them from the Trump Rowling's intention as an author. अब कि वो कहीं पे भी अपने कैरेक्टर के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिख रही है कि मुझे लगता है दिस कैरेक्टर वॉज एक्चुअली नॉट सो गुड, जो यहाँ पे दिख रहा है. बट द मीनिंग्स हम समझते हैं इंटरनेशनल, मतलब इंडिया से कुछ लोग रीड करते हैं, यूएस से कुछ लोग रीड करते हैं, यूके से कुछ लोग बुक्स रीड करते हैं, एंड एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, स्लाइटली एटलीस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो वॉट वी अंडरस्टैंड, द मीनिंग्स दैट वी एज अ डाइवर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रीडर्स अंडरस्टैंड, और मीनिंग्स वी टेक फ्रॉम, तो जो हम समझते हैं वो मीनिंग वो एक्चुअली अल्टीमेटली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवर व्हाट शी सेज, ओवर हर इंटेंशंस, कि उसको कैसे कन्वे करना है उस कैरेक्टर को, या बाद में वो क्या बोल रही है. तो चाहे वो जो भी बोले, हम जो समझते हैं हम तो वही समझते हैं, isn't it? So now what exactly is the sequence? So if you read carefully, very clearly DC, देखो DC कि whether और DC के पहले क्या आएगा भाई, these characters B and D is also a pair. कि Rowling seems eager to retain an influence on how we understand her books, right? वो हमेशा एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करती है by revealing about her characters. और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कहीं पे भी वो बताए, कहीं पे भी अनाउंस करे, हम जो समझते हैं इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन हर मीनिंग एंड हर. इसीलिए हर चांसेस ऑफ बीइंग अ डाइवर्स ऑथर, कि क्या वो सबको, सारे टाइप के लोगों को अपील कर सकती है, सारे लोगों के साथ एक रेलिवेंस मेंटेन कर सकती है. इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन इन द फ्यूचर कि लोग फ्यूचर में भी कितना रिलेट कर पाएंगे विथ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कैरेक्टर्स इन एवरीथिंग, नॉट इन द पास्ट.
राइट दैट. सो बेस्ड ऑन दिस एक्चुअली वी आर सेइंग, एंड देन हम बाद में बोल सकते हैं कि क्यों वो बोल रही है एंड एवरीथिंग. सो अगेन ए विल बी द ऑड वन आउट इन दिस केस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं सेंटेंस ए बी सी डी सारे. फोरकास्ट से दैट इन जस्ट 2 years द टोटल क्वांटम ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड अराउंड द वर्ल्ड विल बी 15 million tons. ई वेस्ट इतना होगा. इन चाइना फॉर इंस्टेंस 74 million computers, 0.25 billion मोबाइल फोन्स एंड 56 million televisions वर सोल्ड. इतने सेल हुए हैं 2011 में, और यहाँ पे इतना ई वेस्ट जनरेट हो रहा है इन जस्ट 2 years. Close to 90% of the world's electronic waste, worth nearly $19 billion, is illegally traded or dumped each year to destinations halfway across the world. While Europe, so यहाँ पे भी हम e-waste की बात करें, electronic waste. While Europe and North America are by far the largest producers of e-waste, so they produce. Asian cities are fast catching up as consumers, so they consume electronic goods as a generator. So अब अभी तो ये दो ही है. एशियन सिटीज़ भी ई वेस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारा क्रिएट करने में ऑन इट्स वे, इट्स गोइंग टू कैच अप सून, राइट. सो हम यहाँ पे मेनली ई वेस्ट की बात कर रहे हैं. तो सेंटेंस ए एक्चुअली इफ़ यू सी इंट्रोड्यूसेस के बाद जो डेटा है बाकी सब जगह पे 73.90% यूरोप कर रहा है, वो तो ठीक है, पर ए में जनरली लिखा है कि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो कि इन जस्ट 2 years 50 million tons हो जाएगा, इजंट इट. अब कैसे ये 50 million tons हो जाएगा कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका लाइक कैसे इट विल बी, तो उसके रीजंस दे रहे. रीज़न 1 कि ये तो ऑलरेडी कर ही रहे लार्जेस्ट, और एशिया भी कैचअप कर रहा है, तो इतना बढ़ ही जाने वाला है. तो ये एक रीज़न है क्यों इतना बढ़ जाने वाला है. सो ए डी इज़ आर 2 pairs. देन इन चाइना फॉर इंस्टेंस, और चाइना वगैरह आप देखो तो अभी इतने कंप्यूटर्स सेल हो गए हैं, राइट, वॉज सोल्ड इन, तो दैट मीन इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक की वेस्ट होगा, इजंट इट. सो ए डी बी. सो 2 reasons why it will be. राइट नाउ कितना हो रहा है वो नहीं, क्यों फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 50 million tons हो सकता है. क्लोज टू 90% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वर्थ नियरली $19 billion इज. अभी कितना हो रहा है, वो डंप हो रहा है, दैट्स नॉट द थिंग, है ना. अभी ठीक है इतना हो रहा है, पर ये और बढ़ के 50 million tons हो जाएगा. वो कैसे होगा, उसके रीज़न हम डीबी में दे रहे हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग द रीज़न. 4 एपिसोड्स कर लिए हैं एंड आज स्टार्ट करते हैं 5th एपिसोड, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड ये एक मैंने कोट रखा है जो मुझे लगता है इस क्लास के लिए स्पेशली यूजफुल है. लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर. दैट मीन्स जो भी अभी तक हमने स्ट्रैटेजीज सीखी हैं फॉर ऑड वन आउट, एंड फॉर दैट मैटर अदर टाइप ऑफ टॉपिक्स एज वेल, फॉर पैराजम्बल, समरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम सारे टॉपिक्स करते ही रहते हैं, राइट. तो जो लॉजिक या स्ट्रैटेजी आप सीखते हो वो डेफिनेटली आपको एक हद तक हेल्प करती है, बट उसके ऊपर क्रिएटिविटी, एक क्वेश्चन समझना, आप क्वेश्चन समझ के कितना अच्छा विजुलाइज कर पाते हो, राइट, योर कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो ये प्रैक्टिस और हार्डवर्क से आता है, उसी से एक्चुअली राइट सेंस में आपकी 100% एक्यूरेसी या आप एक बहुत ही अच्छी रैंक ला पाओगे, राइट. सो हमने ये स्टेप्स ऑलरेडी देख लिए हैं ऑलमोस्ट हर क्लास में. सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आई गेस. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 माई फ्रेंड्स. सो लेट्स रीड इट. सो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि रीड ऑल द सेंटेंसेस, पूरा पैराग्राफ मतलब 4 हो या 5 हो, आपको जो भी सेंटेंस रीड किया सब कुछ रीड करो, और हमेशा आपको मिनिमम 2 सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे जो सेम ही टॉपिक पे और ऑलमोस्ट सेम तरीके से चीज़ें बोल रहे होंगे. सो वो कौन से 2 सेंटेंस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट, या बट स्टोरीज है, ये किसके अगेंस्ट में है, या एज एविडेंस्ड बाय. तो इन चारों को रीड करके देखते हैं कौन से 3 में सेम टाइप का टॉपिक है, या टोन या टेंस के बेसिस पे कौन सा एक अलग दिख रहा है. यंग अडल्ट लिटरेचर अश्योर्स टीन्स दैट द वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे हम लिटरेचर के बारे में कुछ पॉजिटिव बोले कि जब हम लिटरेचर स्टोरीज पढ़ते हैं तो इट अश्योर्स अस एज टीन्स, एज यंग पीपल, कि वर्ल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथाइजिंग विद, मतलब वर्ल्ड हमें समझ सकता है. इन रियल वर्ल्ड दैट मे नॉट बी ट्रू, बट बुक से, स्टोरी बुक से हमें बचपन में ऐसा लगता है. एंड इट कैन प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू एक्सप्लोर द अननोन इंक्लूडिंग द अननोन पार्ट्स ऑफ वन. हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा हमें ठीक लगता है, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं विदाउट वरिंग. दैट्स वॉट हमें स्पेशली जो बुक्स लिखी होती है फॉर यंग पीपल, फॉर टीनेजर्स, उन बुक्स को पढ़ के हमें ये लगता है कि भाई वी कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, राइट, वी कैन डू व्हाट वी लाइक.
दैट नाउ एज एविडेंस्ड। अब देखो बी के अलावा मैं अब एक बार सी पढ़ूंगी बिकॉज डी पढ़ूंगी बिकॉज ये भी यंग अडल्ट के बारे में। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट novels can play a special role with stories crafted so specifically to validate their emotions एंड स्पीक टू यंग वुमेन्स कंसर्न्स। मतलब हम बोले कि जैसे वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए उस हिसाब से नॉवेल्स बहुत ही स्पेशल रोल प्ले कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग यंग पीपल, टीन एजर्स, स्पेशली यंग फीमेल्स, राइट, उनको समझाएं। सो ए और डी क्लियरली एक पेयर है, सेम ही चीज़ बोल रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट, ए डी या डी ए। ना बी और सी में इफ़ यू रीड, सी भी सेम ही लाइन पे है। एज एविडेंस बाय स्टडीज एज वेल एज आवर ओन मेमोरीज, टीन गर्ल्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू सेल्फ डाउट एंड सेल्फ एस्टीम। तो जनरली टीन गर्ल्स को सेल्फ डाउट होता है और इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी इस तरह की बुक्स से नॉवेल्स हेल्प करती है, बिकॉज बुक से लोग डेफिनेटली टीनेजर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको पढ़ के जो उनको लगता है पढ़ा है लिखा है तो सही होगा, टाइप इजंट इट। सो इफ़ यू रीड केयरफुली सी ए डी या सी डी, एक ही चीज़ बात करें, मेरे ख्याल सी डी ए विल मेक द बेस्ट सीक्वेंस। whereas now that when you read B, B एक opposite point put across कर रहा है, but stories have always held the power to guide and influence their listeners, and moreover teens often lack the tools or cultural context to view the works in a critical, मतलब teens को समझ ही नहीं आता है, teens do not have tools or cultural context to understand the work of any author or book of any author, that's what it says। बाकी जगह बोले कि टीन्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें ये लगता है बुक से पढ़ के। सो उस हिसाब से तो अगर कोई भी टीनेजर या कोई भी यंग वुमेन इज़ डाउटफुल, उस केस में हम नॉवेल्स के थ्रू उनको एक अच्छा फील करवा सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक नो कि दैट वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स यू, वैसा करवा सकते हैं। वेरएज बी सेज कि भाई टीन्स को समझ ही नहीं आती बुक इतनी ज़्यादा। सो बी इज सर्टेनली ऑड वन आउट। Now question number 2 students, let us read this. In 1991 laborers were brought in from the village of Tamil Nadu, तो तमिल नाडु से कुछ लेबरर्स आए एंड कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और वहाँ पे वो एक अन्नावाड़ी स्लम में रुके थे, राइट। जब काम खत्म हुआ तो दे डिसाइडेड टू स्टिक अराउंड, वापस नहीं गए, वहीं पे रहे, फाइन। पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट कैथरीन बू स्पेंट, वो भी मुंबई के उस स्लम में रही है, सिचुएटेड द फ्रिंजेस ऑफ सिटीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में है, वो भी वहाँ पे रही। सो व्हाई एनीवन वुड वांट टू लिव इन अ सॉर्डन स्नेक फिल्ड बिट ऑफ ब्रश लैंड, मतलब इस तरह की जगह पे कोई क्यों रहना पसंद करेगा, इज़ अ बैफलिंग क्वेश्चन टू मैनी। बट बिकॉज रूरल जो पॉवर्टी, गाँव में तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, पॉवर्टी एटलीस्ट शहर में आके आप गरीब इधर रह रहे हो, बट अपॉर्चुनिटी यू एटलीस्ट वर्किंग, मे बी अ लो पेइंग जॉब, बट देर इज समथिंग। सो रूरल पॉवर्टी इज वर्स देन अर्बन डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन मतलब भी पॉवर्टी हुआ। सो मैनी रूरल माइग्रेंट्स, इसलिए उनको लगता है कि इससे अच्छा शहर में जाके रहो, कंपेरेटिवली स्टिल एक बेटर सिचुएशन है। सो दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे मुझे क्यों रहना पसंद करेंगे, इसलिए रहना पसंद करेंगे क्योंकि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव में, तो वो रूरल में तो वो भी नहीं है। थ्रू द लाइव्स ऑफ सेवरल प्रोटागोनिस्ट, अब देखो यहाँ पे हम एक ही पर्सन पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की बात करें, कैथरीन बू, जिसने जो वहाँ पे रही है, जिसने चीज़ें एक्सपीरियंस किया, और वो बोल रही है वहाँ पे ये लोग रह रहे थे। सो इट कैन बी बी ए सी, और क्यों रह रहे थे, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब जो डी है हमें कि थ्रू द लाइव ऑफ सेवरल प्रोटागोनिस्ट मतलब लीडर्स या हीरोज ऑफ द स्टोरी, बहुत सारे, किसकी नज़रों से, सिर्फ कैथरीन बुक की नज़रों से मुझे पता है कि ये उसकी जर्नलिस्ट, उसकी बुक या कोई आर्टिकल के थ्रू कि ये सिर्फ स्टोरी है, कौन बहुत सारे लोग हैं, तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। द रीडर्स इज एबल टू गेट अ ग्लिम्स इन टू वॉट लाइफ में बी, तो लाइफ उसके थ्रू पता चलता है, बहुत सारे वी डोंट नो, एक पर्सन के आर्टिकल के थ्रू तो समझ आता है। सेवरल प्रोटोगोनिस्ट कौन है, दैट इज अ लिटिल डाउटफुल, सो डी विल बी ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in general it is fair to say that these activities are performed more efficiently as a result. So these activities, now these activities refer to what here, many activities, maybe isko refer kar rahe, many activities that were previously performed for free such as home maintenance, केयर फॉर सिक एंड एल्डर, ये तो पहले फ्री में करते, किसी की केयर करनी है ओल्ड लोग की या बूढ़े लोग की, बट अब इनको आउटसोर्स किया जाता है, एक इज एन इकोनॉमिक आउटपुट है, मतलब ये भी एक तरह का खर्चा हो गया अब आजकल। सो इट इज़ फेयर टू से दैट दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म मोर एफिशिएंटली एज अ रिजल्ट। अब क्योंकि पैसे दे रहे हो तो ऑफकोर्स अब ये एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म भी की जाती हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है। सो पीपल हु स्किल्स आर वर्थ से $50 पर आवर, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की होम मेंटेनेंस हो गया, कुछ भी ऐसा काम है जो 3-4 साल 5 साल से कर रहा है, उसकी वर्थ है $50, उसको एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्ट भी है,
$50 पर आवर ले रहा है, तो स्पेंड मोर ऑफ द टाइम अर्निंग $50, तो वो ज़्यादा वो करेंगे रादर देन कुछ छोटे मोटे काम करें जो $10-20 उनको मिलेंगे, वो काम नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। बट मेनी इंडिविजुअल्स मोस्ट ऑफ द टाइम गो ऑनलाइन, पर लोगों की जो टाइम है ज़्यादातर ऑनलाइन जाती है उनके इंटरेस्ट में या कुछ खरीदने में, ये तो रिलेटेड ही नहीं है, इजंट इट। हम बोले कि इन सब एक्टिविटीज़ के अब क्योंकि हम पैसे देते हैं तो ज़्यादातर लोग ऑफकोर्स अर्न करते हैं इसमें से, और एज अ रिज़ल्ट काम भी एफिशिएंटली करते हैं। अब इसके अलावा लोग ऑनलाइन टाइम पास करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली what we can say out of scope, isn't it? So option D. Now let's move to next question. Now question number 4, everyone. Developed countries, however, devote most of their research funds to the disease from which their citizens suffer, and that seems likely to continue for the foreseeable. अब वो होगा, डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर उन डिसीजेस पे पैसे खर्च करती है जो उनके सिटीजन्स को करंटली है या फिर उनको लगता है फ्यूचर में हो सकती है। ऑन विच प्रॉब्लम्स शुड बी फोकस रिसर्च इन मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, किस चीज़ में, तो मे बी उसका आंसर है क्वेश्चन और बाकी जो सेंटेंस है वो उसके आंसर है। सो बी से हम सीक्वेंस शुरू करेंगे। पीपल इन रिच कंट्रीज, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज, ऑलरेडी कैन एक्सपेक्ट टू लिव अबाउट 30 years लॉन्गर। जनरली वहाँ के लोग लॉन्गर रहते हैं, क्यों रहते हैं, बिकॉज दे स्पेंड मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। सो बी सी A. Now when we read D, there is a strong argument in tackling the diseases that kill the most people. Diseases like malaria, measles, diarrhea, which kill malaria in developing countries, but very few in the developed countries. वो तो ठीक है, पर इस पर काम क्या हो रहा है कि भाई ये सब डिसीजेज हैं जो इन लोग, बट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू वाई फंडिंग फॉर डिसीजेज, किस चीज़ पे हमें रिसर्च करनी चाहिए, किस चीज़ पे फंडिंग करनी चाहिए, तो डी इज़ नॉट रियली रिलेटेड, सो डी इज दी odd one out. Question number 5. Drugs with serious adverse safety profiles are used to treat potentially fatal means deadly conditions, including forms of cancer, inflammatory arthritis, HIV, because they ultimately help more than they hurt. तो बहुत सारे जो सीरियस या साइड इफ़ेक्ट्स वाले मेडिसिन होते हैं वो इन सब जो बहुत ही डेंजरस डिसीजेज है उनके लिए यूज़ होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं पर नुकसान कम है कंपेरेटिवली। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि सी से स्टार्ट करना चाहते हैं, रादर देन असेस अ मेडिसिन की सिर्फ सेफ्टी देखने से अच्छा इट्स एडवर्स इफेक्ट्स मस्ट बी उसके एक मेडिसिन के सेफ्टी के अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने चाहिए उसकी एफिकेसी एफिशिएंसी के लिए। इन अदर वर्ड्स अब बेनिफिट रिस्क, कितना फ़ायदा है कितना रिस्क है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, राइट। सो सी डी सेम चीज़ बोल रहे हैं। एंड ए इज़ एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल जो ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं पर अल्टीमेटली दे हेल्प मोर देन दे हर्ट, तो इसलिए हम इनको यूज़ कर लेते हैं। नाउ बी इज़ एक्चुअली ऑड वन आउट, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज इट ओनली टॉक्स अबाउट सेफ्टी अगेन, कि ड्रग सेफ्टी इज़ द लीडिंग फैक्टर या इज़ द मेन फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कि कैसे मेडिसिन काम करेगी। नहीं, सेफ्टी के अलावा साइड इफेक्ट भी है ना, साइड इफेक्ट दोनों चीज़ें हमें देखनी, नॉट जस्ट सेफ्टी। सो बी अगेन चेंजिंग द टॉपिक इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम टॉपिक as rest of the sentences. So B is odd one out and C D A is the sequence. Question number 6. Much of the African surface is covered by savannas or open grasslands and even by, so हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे African surface is covered by many type of plants, trees, right? Savanna, grasslands, plains, deserts, all those things. Africa is a continent of great size, almost 12 million square miles or about 3 times the size of the United States. मतलब बहुत बड़ा continent है और उसका उसका ज़्यादातर सरफेस ग्रास लैंड में है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द ट्रोपिक्स मतलब जंगल है, एंड सो यहाँ पे भी वही बात करें जो ग्रास लैंड सवानास में, एंड वी ऑफन थिंक ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ इट्स रेन फॉरेस्ट, लेस देन 10% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड दोस्तों अगेन कैसे अफ्रीका इतना बड़ा एक मतलब इतना ज़्यादा उसका वो है क्या बोलते हैं स्क्वायर माइल्स है, इतना बड़ी कंट्री है, and how majority of the country has mainly jungles, forests, grasslands, all that we are saying, right? Trees and plants in short. C talks about animals. We have already noted the origins of humankind in East. Humankind की कैसे humankind शुरू हुआ, उसके जो earliest fossils है proto-hominids वो मिले हैं। इसका trees और forest उससे तो कोई लेना देना कि humankind कैसे शुरू हुआ अफ्रीका में, उसकी तो ये टॉपिक ही अलग है, isn't it? हम तो अफ्रीका में कितने ट्रीज़ हैं, कितने जंगल्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड का फ्यूचर, ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7. इन दीज सेंचुरीज देयर वर इम्पॉर्टेंट एडवांसेस इन द एस्थेटिक्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, डिसइंटरेस्टेड मतलब फेयर होना, एंड द पिक्चरस्क
एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव एस्थेटिक्स। मतलब जब हम बात करते हैं एस्थेटिक्स ऑफ नेचर, हम नेचर कितना ब्यूटी, उसमें तीन चीज़ों की बात करते हैं कि पहले तो हमें न्यूट्रल और फेयर होकर रहना है नेचर। ऐसा नहीं कि उसको करने के चक्कर में आप एक ऐसे ट्रीज लगा रहे हो जो आपके कंट्री को, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं और ग्रो नहीं हो पाएंगे। एट द सेम टाइम ग्रीनरी या ऐसे जो अच्छी भी लगे, एट पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव मतलब एनवायरनमेंट पे भी अच्छा फ़र्क पड़े, लोगों पे भी। इस तरह से हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एस्थेटिक्स ऑफ नेचर। ठीक है। सो दस, अब देखो यहाँ पे हम बात करें एक और 18th एंड 19th। सो दस बाय द एंड ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी, सो when we say in these centuries, we must be saying here, isn't it? In these centuries matlab these two. So BA is a sequence. Although environment aesthetics has developed a subfield of philosophical aesthetics only in the last 40 years ही हुआ है, बट इसके हिस्टोरिकल रूट्स 18th एंड 19th सेंचुरी में, जिसमें कि हमने ये तीन कॉन्सेप्ट निकाले हैं। और इन तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इधर पे बात भी कर रहे हैं कि सो दस बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर थ्री क्लियरली डिस्टिंक्ट आइडियाज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर्स डाइवर्स एंड कॉन्ट्रास्टिंग मूड्स, राइट, कि ये आइडियाज़ थे ना। डी सेज दीज नोशंस, नोशन का मतलब होता है ओपिनियंस। देखो ये फैक्ट है कि 18th और 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट निकला एनवायरमेंटल एस्थेटिक्स को लेके, जिसके एक सब टॉपिक्स निकले ये तीन, और उस पर डिपेंडिंग ऑन लेकिन वो कैसा, कहाँ पे क्या क्या एनवायरनमेंट है, उस तरह से हम भाई एस्थेटिक्स रखते हैं नेचर की, ये हम बात कर रहे हैं। ऑल्सो इसको अगर रखना भी होगा तो डी को विल कीप एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, इजंट इट? सो डी विल बी द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8, बट द लॉस इज नॉट ओनली देयर्स। देयर मतलब कौन, हु आर वी टॉकिंग अबाउट? Unless disadvantaged racial groups are integrated into mainstream social institutions, they will continue to suffer from segregation and discrimination. मतलब फॉर एग्जाम्पल सी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कोई भी कॉलेज लेवल पे दो कॉलेज के बीच कोई डिबेट हो रहा है कि लेट्स से रिच और पुअर पे। सो इट करंट अफॉर्मेटिव एक्शन डिबेट्स, जो भी हम एक्शन डिबेट्स जो भी डिबेट्स करते हैं, दे हैव लॉस्ट द साइड, तो वो इतने अब यूजफुल नहीं रहे हैं डिबेट्स, बस बोलने की बात हो गई है। ऑफ द आइडियल ऑफ इंटीग्रेशन एज अ कंपेलिंग मॉरल एंड पोलिटिकल गोल, क्योंकि हम जो जिस टॉपिक बारे में बात करें वो टॉपिक के लोग ही नहीं होते हैं जनरली। जो दो लोग डिबेट कर रहे हैं शायद उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं कि वो कई बार होता है। सो इट इज़ हाई टाइम दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन फोर्थ राइटली डिफेंड दिस आइडियल इन इट्स ओन राइट। व्हाट इज दिस आइडियल जो हम इधर पे बात कर रहे हैं? अनलेस डिसएडवांटेज रेशियल, सी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस आइडियल की बात कर रहा है। सो इसीलिए अनलेस, जब तक इस तरह के कोई भी रेशियल ग्रुप्स, पुअर पीपल हो गए या किसी भी तरह के कोई लोग जिनको डिसएडवांटेज है, इन लोग को हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं मेन स्ट्रीम बड़े बड़े कॉलेजेस में, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहेगा। या इस तरह के डिबेट्स इनके ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ठीक है इनके सपोर्टिव बोल रहे हैं, बट देन उससे क्या हो जा रहा है? बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होगा। वी हैव टू इंटीग्रेट सच पीपल इन द बिग कॉलेजेस, मेन एजुकेशन सिस्टम इन एवरीथिंग, राइट? बट द लॉस इज नॉट ओनली देयर्स। अब ये पता नहीं किसके बारे में बात करें, कौन सा लॉस? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। कि डिबेट करना इनफ नहीं है, इस पर एक्शन लेना, इस पर कुछ करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, इज वॉट वी आर सेइंग, राइट? सो C D B is the main sequence and A is odd one out. Now question number 9. Not long ago the world's main worry was that people had too little. तो पहले तो लोगों को पास्ट में एक टेंशन था कि लोग के पास बहुत कम है खाने को, तो क्या खाए, कैसे खाए, डाइटिशियन रखे कि नहीं रखे, ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं। पहले खाना तो फिर उस पर टेंशन, राइट? पर अब ऐसा हो गया है कि इन एन एज ऑफ प्लेंटी इंडिविजुअल्स हैव द लग्जरी ऑफ ईटिंग, पर अब सब जिसको जो चाहिए वो सब खा सकते हैं। सो A B आर इन अ वे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है। Yet America, for all its libertarian ethos, is not now worrying about how its citizens. तो अब क्योंकि अब अमेरिका को टेंशन है कैसे उसके सिटीजन्स खाएं, हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करें, कितनी एक्सरसाइज कैसे करवाएं इन लोगों से, ये सारी टेंशन है क्योंकि अब ऐसा हो गया है, राइट? दैट परसुएडिंग, देखो सी क्या बोल रहा है, परसुएडिंग चिल्ड्रन टू ईट वेजिटेबल इज़ हार्डली ए न्यू, मतलब इट्स नॉट ए न्यू स्ट्रगल। ये अभी इतना स्ट्रगल बना नहीं है, ना ही ये कोई ग्लोबल प्रायोरिटीज़ या प्रॉब्लम्स में कोई नंबर 1 प्रॉब्लम है। तो एक तरफ तो हम बोले कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अब लोग कुछ भी खा सकते हैं, और अब अमेरिका को सोचना पड़ रहा है कि लोग कैसे खाएं। पहले जब कुछ नहीं था, और अब वी हैव टू प्लान हाउ मच टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑप्शंस। और सी बोल रहा है ये अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी ही नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रगल एज सच। सो सी इज कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट and will be odd one out.
Question number 10. Moreover, for most nations, government debt is projected to grow relative to income for years टू कम. मतलब जनरली अगर किसी कंट्री ने से डेट लिया है किसी इंटरनेशनल बैंक से, तो उसके अलावा उनकी इनकम क्या है उस कंट्री की, जो लोग अर्न कर रहे हैं पैसे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, ओवरऑल वो कंट्री भी कितना जनरेट करी, उस हिसाब से हम भाई मेजर करते हैं कि कितना हो रहा है डेट को, कि किस लेवल पे है. द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑस्टेरिटी पॉलिसीज हैज़ वेन्ड over the several years thanks to evidence that may have been counterproductive. some कुछ ऑस्टेरिटी पे तो सिंपल कि भाई सिंपल रहना है, कम खर्च में रहना है, इस तरह की पॉलिसीज़ होना कि बाहर से कोई इंपोर्टेड चीज़ नहीं आनी चाहिए. जिस कंट्री में इस तरह की रूल्स होते हैं उसको ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ बोलते हैं. सो अभी ए और बी में तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट लेट्स रीड सी एंड डी, और कौन से 2 या 3 सेंटेंस पेयर बनते हैं वो हम देखेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एविडेंस दैट गवर्नमेंट विद देयर ओन करेंसीज आर टू इंडेप्टेड. मतलब जिन गवर्नमेंट की खुद की भी करेंसी है वो भी डेट में. ऐसा नहीं कि डेट में है, मतलब फॉर एग्जांपल खुद की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इनका ये मतलब है. फॉर एग्जांपल यूएस जैसी कंट्रीज़, उन्होंने भी शायद डेट लिया होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही डेट लेती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली हम एक डेट की बात कर रहे हैं, तो शायद ये दोनों रिलेटेड है. लेट्स रीड डी एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट द सीक्वेंस हियर. बट मेनी आर स्टिल वरीड बाय द फैक्ट दैट रिलेटिव टू नेशनल इनकम गवर्नमेंट डेट इज नाउ लार्जर इन मेनी कंट्रीज दैन एट मेनी पॉइंट सिंस वर्ल्ड वॉर टू. मतलब हम बोले कि मैनी आर स्टिल वरीड कि अब गवर्नमेंट का इवन हम इनकम भी कंपेयर कर ले, जो कि इसकी बात हम इधर पे कर रहे थे, तो भी डेट अब बहुत ज़्यादा हो गया है पहले से. एंड बट ज़्यादा तो हो गया, बट इनकम कितना उससे कंपेयर करेंगे. एंड देन सिर्फ सारे नॉर्मल कंट्रीज ही नहीं, जिन कंट्रीज से खुद की भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो भी डेट में रहते हैं. ऑप्शन बी डजंट टॉक अबाउट डेट एज सच एनीथिंग, इजंट इट. सो वेरी क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं इधर पे कि ईदर ए और बी. ए और बी में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट. सो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. इट शुड नॉट बी ए एंड बी बट ईदर ए और बी. इस तरह के जो क्वेश्चंस है 4 सेंटेंस है ईदर और वाले, वो जनरली आपको सी मैट सी टी में आएंगे, कैट में नहीं आता. कैट में जनरली स्ट्रेट अवे रहेगा. A thorough understanding of what civilization cultures are requires knowledge of all the qualities that make up human nature and a full understanding of world history. ठीक है, तो अगर हमको सच में civilization के बारे में कुछ सीखना है, cultures के बारे में सीखना है, तो हमें human nature भी सीखना पड़ेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी सीखना पड़ेगा. अब ह्यूमन नेचर और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इधर लिखा है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन नेचर इज़ हियर कि हमें पहले ये बताना चाहिए कि भाई हिस्ट्री में बहुत सारी फॉल्स चीज़ें भी होती हैं ओल्ड रिकॉर्ड्स में. फॉर एग्जांपल कोई किंग है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा लिखवा दिया, करा 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी 20 चीज़ें. तो ये एक ह्यूमन नेचर भी समझ रहा है. किसी के बारे में को ज़्यादा ही चीज़ें तारीफ लिखी है तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें की होंगी. ये एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन दैट किंग इज़ like a fact or truth, ज़रूरी नहीं है. Similarly, to truly understand world history, right? Second, an account of the past must not only retell what happened. तो सिर्फ क्या हुआ वो नहीं, बट उसके रिलेटेड इवेंट्स, उस इवेंट को जो उसके साथ पैरेलली कोई दूसरा इवेंट हुआ होगा और जो लोग हैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, तब पता चलेगा कि वो हिस्टोरिकल इवेंट कितना सही है, कितना लेजिट है, कितना नहीं, राइट. सो अगेन अब इसको कॉज एंड इफेक्ट्स में ये सारी चीज़ों का कैसे रिलेटेड है ये हमको समझ नहीं आ रहा है. थोड़ा क्या का डेफिनेटली ऑड वन आउट है. तो यहाँ पे सी विल बी द ऑड वन आउट. सो वी हैव सॉल्व्ड 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स. आई होप यू गॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व ऑड वन आउट. हमने ये 5 एपिसोड्स की सीरीज़ निकाली थी. प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना, जिसने देखा है, इसे नहीं देखा है एटलीस्ट एक बार स्टार्टिंग से 1 to 5 देखो. और हम कल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ निकाल रहे हैं जिसमें कि हम प्रॉपर मैराथन करेंगे. जैसे एग्जाम में आपको कैसा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि आपको एक बार में 4 पैसेजेस करने हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक 4 पैसेजेस इन 1 सेशन, और उसको कैसे उसी टाइम लिमिट में करना है, हाउ टू सिलेक्ट पैसेजेस फर्स्ट, कैसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ये आइडियल होगा फॉर कैट 2024 स्टूडेंट्स. बट ऑफ कोर्स students who are taking other management exams can definitely attend it. For example, even if you're taking GMAT exam, CMAT, CET, वो सारे students इस चीज़ को attend कर सकते हैं because reading comprehension is a common topic among all the exams, right? So thank you everyone. Bye bye. Have a nice day.